अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वी हैव दिस सेशन टुडे जहाँ पर आज हम इनिशिएशन करेंगे आपके सिविल सर्विसेज तैयारी का। तो आज मैं कुछ खास पढ़ाऊंगा नहीं आपको। आज इनिशिएशन है आपका। तो मान लीजिए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आज आपका पहला दिन है जहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज की बारे में जानना है, तो उस हिसाब से आज हम थोड़ा बेसिक्स करेंगे। क्लासेस जो रेगुलर है आपके, यानी सब्जेक्ट के क्लासेस, वो इंशाल्लाह कल से हम शुरू करेंगे। बट आज पूरा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा यूपीएससी में ज़रूरत किस चीज़ की है और फिर पढ़ना कैसे है। उसके लिए वी हैव कंपाइल्ड दिस एंटायर पैटर्न फॉर यू, जिसमें एक तो सिलेबस होगा और पैटर्न भी है पूरे एग्ज़ाम का, किस की क्या वेटेज है और एग्जैक्टली किस पे फोकस होना चाहिए, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। बट बिफोर वी बिगिन विद दिस सिलेबस, देखिए सिविल सर्विसेज में मैं बात करूंगा पहले यूपीएससी की, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ यू वुड आल्सो बी स्टडीइंग फॉर जेकेपीएससी एग्जामिनेशन। जेकेपीएससी यानी केएस का एग्ज़ाम और यूपीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम। अब 2021 के बाद यानी पोस्ट 2021 व्हाट वी हैव विटनेस्ड इज कि जेकेपीएससी और यूपीएससी का जो केएस आईएएस का एग्ज़ाम होता है लगभग सिमिलर लेवल पे आ गया है। अब सिमिलर लेवल पे आ गया है। आज के टाइम में देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। तो अगर आप 2018 का केएस का पेपर देखोगे एंड यू कंपेयर इट विद 2018 का यूपीएससी का पेपर, एक सेकेंड, हाँ, सो इफ यू कंपेयर इट विद 2018 का यूपीएससी का पेपर, तो अगर मैं इसको 18 के यूपीएससी के पेपर के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा केएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ऐसा है जैसे ये बिल्कुल दो अलग एग्जाम्स है। दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्स। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता था, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता था। आइए, तो ये होता था उन दिनों ऐसा कि मान लीजिए बच्चे बाहर से कोचिंग करके आते थे, दिल्ली से पढ़कर आते थे, बट फिर जब वो वापस यहाँ आते थे केएस वेस देने, उनका केएस का प्री क्वालिफाई नहीं होता था फिर, बिकॉज हम पढ़ते थे यूपीएससी के हिसाब से दिल्ली में, फिर वापस आते थे फिर केएस के हिसाब से अलग से पढ़ना पड़ता था। 2018 में यही हालत थी, 16 में यही हालत थी। इनफैक्ट 18 से पहले पहले अगर आप देखोगे केएस का एग्जाम भी 3-3 साल में होता था। तो 18 से पहले आई गेस 16 में हुआ था, 16 से पहले कुछ 14 में हुआ था, तो 2-2 साल 3-3 साल के बाद एग्जाम होता था। 2018 के बाद जो 19 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और हम यूटी बन गए, और कोविड के बाद कंसिस्टेंटली अब एग्जाम्स हो रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव विटनेस्ड इज there is a stark difference between the level of 2018 KS and 2018 UPSC. Compare this with the KS of, let's say, 2024 or 25 and the KS of IAS of 2025. जाके चेक करिएगा आप। अब आपको दिखेगा कि the patterns are similar now, ठीक है ना? Similar kind of questions are asked, पैटर्न भी सेम है क्वेश्चंस का,
जिस तरीके से पहले सवाल आते थे उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता था आपका ऐसे, फिर आंसर्स में या जो ऑप्शंस आते थे, ऑप्शन 1 को होता था 1 2 एंड 3, 2 एंड 4 ऐसे करके, 1 2 एंड 4 ऐसे करके कुछ ऑप्शंस होते थे। बाद में यूपीएससी ने ऑप्शंस का पैटर्न चेंज किया। अब वो 1 2 3 टाइप नहीं पूछते, अब वो पूछते हैं कितने स्टेटमेंट्स ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट ठीक है, ओनली 2 ठीक है, ओनली 3 ठीक है। ये चीज़ जिस साल यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस की उसी साल केएस ने भी इंट्रोड्यूस की। तो इट इज़ नॉट लाइक कि यूपीएससी में चीज़ें हो रही है और केएस में 5 साल के बाद हो रही है, नहीं, उसी साल जब ये ओनली वाला पैटर्न शुरू हुआ था यूपीएससी में, उसी साल केएस में ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपको समझना है दीज टू एग्जाम्स हैव नाउ बीन हेवीली इंटीग्रेटेड टुगेदर। तो इसका कोई अलग से पढ़ाई नहीं होता, अब ये पुराना ज़माना नहीं है, इसकी साथ में पढ़ाई होती है इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो कीप केएस एग्जाम इन माइंड। मान लीजिए आपको 27 का यूपीएससी देना है, मई में यूपीएससी का प्री होगा, अगस्त में इसका प्री हो जाएगा, साथ में देना है इसको, बिकॉज अब दोनों की सेम पढ़ाई है, कुछ अलग नहीं करना है। तो पहले तो मैंने ये सेटल कर दिया कि आपको पढ़ना अगर यूपीएससी के लिए है पर केएस का एग्जाम भी देना है, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है अब, ठीक है ना। अब फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए एक एक क्वेश्चन जब आप देखते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 लेयर्स होते हैं, कि जिसमें आपको अंदर जाना है, फिर उसमें एक और कॉन्सेप्ट होगा, फिर और अंदर जाना है। यहाँ पर उतने लेयर्स नहीं होते, बिल्कुल थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या 2 लेयर होंगे, 4 लेयर नहीं होते हैं क्वेश्चंस में। तो इसमें डेप्थ कम होता है, इसमें डेप्थ ज़्यादा होता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अदरवाइज द पैटर्न इज सेम एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो what I would suggest you is that you study for UPSC exam, KS इंशाल्लाह आपका उसी में कवर हो जाएगा। अब यूपीएससी में हम हमेशा कहते हैं जब आपको इनिशिएशन करना है, नाउ दिस इज द जर्नी दैट यू हैव टू टेक, ठीक है, एंड हियर इज योर यूपीएससी, ये एग्ज़ाम आपको देना है या केएस एग्ज़ाम आपको देना है। अब यूपीएससी या केएस देना है तो इस जर्नी पे फॉलो करना है, और पहला जो इसमें स्टेप है इस जर्नी का, दैट इज़, मैंने आपको पहले भी कहा होगा, दैट इज द सिलेबस। सिलेबस, जैसे ये सिलेबस की कॉपी है, तो ये सिलेबस आपको जनरली तो खरीदना पड़ता है, बट व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज हम आपको अपना सिलेबस दे देंगे, जो कि हमने ऑफिशियल सिलेबस से ही उठाया है। उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ कैटेगराइजेशन की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, बिकॉज एक फ्रेशर जो है उसको ये इतनी मोटी सिलेबस की किताब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा कंसाइज बनाया और एक 5-6 पेज का पीडीएफ तैयार किया है, वो आपके साथ आज ही शेयर हो जाएगा, शायद शेयर हो भी गया होगा। हाँ, तो उसमें पूरा सिलेबस है। तो यू डोंट हैव टू गेट दिस नाउ, डोंट परचेज दिस। इफ़ यू हैव परचेज दिस, दिस इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर नहीं किया परचेज, तो फॉलो द सिलेबस दैट वी हैव प्रोवाइडेड। अब पहले तो सिलेबस सिर्फ पढ़ना नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द सिलेबस, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। पढ़ना नहीं है, उसको समझना है सिलेबस क्या है। देखिए, अब जब मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज आपने मुझे किसी अनचार्टेड टेरिटरी पे भेज दिया, मान लीजिए कहाँ से, आप कहाँ से, गांदरबल। मैं गांदरबल मुझे लगता है 2 बार गया होगा आज तक, तो गांदरबल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आपने मुझे गांदरबल के किसी ऐसे पहाड़ी इलाके पे डाल दिया जहाँ पर मुझे कोई नेविगेशन का पता नहीं। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड नीड इज़, भाई मुझे नेविगेशन हो, कोई नेविगेशन का सर्विस मिले जहाँ पर मैं थोड़ा पता कर सकूँ कि भाई नॉर्थ कहाँ से, साउथ कहाँ से, और श्रीनगर कैसे वापस पहुँचूँगा, थोड़ा पता हो मुझे। तो ये सिलेबस आपका वही नेविगेशन का टूल है जो आपको बताएगा कि जाना कहाँ की तरफ है, ठीक है ना। सिर्फ सिलेबस अगर आप पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ सिलेबस से कुछ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल दिमाग है पर उसमें माइंड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ब्रेन, ब्रेन का ऑर्गन तो है हमारे पास, पर उसमें थॉट नहीं है, उसमें माइंड नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। या बॉडी है पर उसमें सोल नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ बॉडी है, बिना सोल के वो किसी काम की नहीं। इसीलिए ये तो बॉडी हो गई आपकी, लेकिन इसका सोल क्या है? इसका सोल आता है प्रीवियस क्वेश्चंस। इसका सोल क्या है? प्रीवियस क्वेश्चंस। यू कंबाइन दीज टू, आप जिंदा हो जाते हो प्रिपरेशन में। अगर आप सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे, वो आपकी सिर्फ खाली बॉडी है विदाउट अ सोल, पर बॉडी के साथ सोल जुड़ेगा तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन में जिंदा रहोगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फॉर द इनिशिएशन। अब इनिशिएशन करना है, मैं अभी ऐसा कंसिडर कर रहा हूं दैट यू हैव एब्सोल्युटली जीरो नॉलेज ऑफ दिस फील्ड।
तब जाके मैं ये दो चीजें आपको बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कंसिडर एज अ स्मार्ट स्टडी। मैं आपको जैसे व्हेन यू ज्वाइन टुमारो, क्लास कल भरा होगा जब आप क्लास में आओगे कल, तो बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट कम फॉर ओरिएंटेशंस बिकॉज उनका ओरिएंटेशन पहले हो चुका है। तो कल जब पहला आपका क्लास शुरू होगा, इकोनॉमिक्स हम शुरू करेंगे, तो उसमें आप देखोगे लगभग 80% बच्चे जो आपके साथ कल क्लास में होंगे उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, और वो ऑलरेडी मान लीजिए कोई 2 महीने से पढ़ रहा है, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, उन्होंने ये काम नहीं किया होगा और वो मजदूरी का काम कर रहे हैं। वो मजदूरी का काम क्या है? वो लेक्चर देखेंगे, फिर घर पे एनसीईआरटी खोलेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं ऐसे ही विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। मैं लगभग 5 साल से इसी जगह पर बच्चों को बता रहा हूं कि पहला काम सिलेबस पीवाईक्यू है, बट दे स्टिल डोंट डू इट। हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, लगभग 10% बच्चे ऐसा है जो ये फॉलो करते हैं। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते हो कोई सब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट दे दिया इकोनॉमिक्स पढ़ो, आपको क्या पता है कि इसमें क्या पढ़ना है, और आपको उसमें क्या पता कि कहाँ से सवाल आते हैं, ये पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स में छलांग मारनी है। ये कोई एकेडमिक फील्ड नहीं है कि भाई जहां पर इकोनॉमिक्स उठाएंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे 3 साल तक समझेंगे सब्जेक्ट। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास मोटा मोटा है 18 महीने, बिकॉज 18 महीने में अगर मैं हिसाब लगाऊं 2027 का एग्जाम दे सकते हो आप, 26 का एग्जाम दे नहीं सकते, बिकॉज अगर आज इनिशिएशन हो रहा है और आज आपकी ओरिएंटेशन हो रही है तो 26 का एग्जाम इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो यू हैव टू गिव विच एग्जाम? 2027 में यू हैव मोरलेस 18-19 महीने, ठीक है ना। 18-19 महीने में अगर एग्जाम देना है तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आप 3 साल तक पढ़ते रहे। आपको 18-19 महीने में बड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दीज 2 थिंग्स। अब हम ये बताते हो तो हैं, और आपने टॉपर से भी सुना होगा सिलेबस पीवाईक्यू, सिलेबस पीवाईक्यू, हर कोई कहता है, लेकिन ये करना कैसे है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। सिलेबस पीवाईक्यू को पढ़ना कैसे है? देखिए सर, इन सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस की सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझिए आप। मैं क्यों कहता हूं कि ये पहला स्टेप है आपकी यूपीएससी की जर्नी का या केएस की जर्नी का, दोनों की। देखो अभी वी हैव दी स्टूडेंट्स, हमारा एक मेंस का प्रोग्राम हुआ था आपसे पहले, जिनका भी मेंस कंप्लीट हुआ है, तो केएस का मेंस, तो उन्होंने क्या बोला, दे हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एग्जाम, दे आर सिटिंग फॉर द मेंस, और आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत आ जाता है उनको, कंटेंट वंटेंट है, नोट वोट सब है, पर उनको ये नहीं पता सर कि प्रोबेबल एरियाज कौन से है, मतलब फोकस किस पे करना है, ये नहीं पता। और ढेर सारे बच्चे आते हैं, सर हमें कुछ प्रोबेबल एरियाज बताइए, थीम्स बताइए जहां से सवाल आने का पोटेंशियल है। अब उनको क्यों नहीं पता ये? बिकॉज ये प्रॉब्लम है, एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है ना। बिना एनालिसिस के आप फ्यूचर ईयर क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी बच्चे को लगेगा सर इसका फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कोई फायदा नहीं है इसका, बिकॉज ये पुराने सवाल है, पुराने सवाल कहां रिपीट होते हैं। ये उसलिए नहीं पढ़ना है कि पुराने सवाल रिपीट होंगे, उसलिए नहीं पढ़ा जाता, हालांकि रिपीट भी होते हैं। जैसे एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, पिछले 12 सालों में 6 बार रिपीट हुआ है, हर दूसरे साल सवाल आता है उसका, तो रिपीट भी होते हैं, मगर उसलिए नहीं पढ़ना है इसको कि रिपीट हो रहा है तो इसलिए पढ़ेंगे, बिकॉज रेपिटेशन लगभग 10-12% का है, बाकी 88% आपका नया सवाल होता है। लेकिन दिस हेल्प्स यू बेसिकली प्रिडिक्टिंग द FYQ, दैट इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, कि आने वाले सालों में फोकस किस पे होना चाहिए। जब पुराना आपको एनालिसिस पता नहीं है तो आने वाले सालों पे FYQ निकालना मुश्किल हो जाएगा आपका। आई कैन वाउच फॉर दिस, पता नहीं आपने देखे होंगे या नहीं, बट वी केम अप विद अ सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पर हमने जो मेंस का प्रोग्राम कराया था, लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस जो केएस के मेंस में परसों आए, we had covered that in the class itself, और ये बताकर बच्चे को कि ये क्वेश्चन आ सकता है। Now how is that possible? It's not some इल्हाम हो गया ऊपर वाले का, नहीं, it is analysis। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो FYQ आराम से निकलता है उसका। तो ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी है। अदरवाइज देखो, हम हमेशा देखेंगे, आप कोई जो इसमें नया बच्चा होता है या उसको ज्यादा जिसको पता नहीं होती इस फील्ड के बारे में, वो कहता है कि यूपीएससी का सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका और ये इतना वास्ट है कि कभी खत्म नहीं होगा। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज आपको यूपीएससी का सिलेबस खत्म करना ही नहीं है। ये ध्यान से, ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना,
ट्रस्ट मी, यू विल रिमेंबर दिस आफ्टर 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन. जब 2 साल खत्म हो जाएंगे ना, तब समझ आएगा मैं क्या बोल रहा था. यू डोंट हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इसका ऐसा वास्ट है कि वो सच में कभी खत्म नहीं हो सकता. मान लीजिए सिलेबस में लिखा है इंडियन हिस्ट्री, भाई इंडियन हिस्ट्री जितना पढ़ोगे उतना कम है. सिलेबस में लिखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, पढ़ते रहो वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 साल पढ़ते रहोगे खत्म नहीं होगी वो. सिलेबस में लिखा है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कितना पढ़ सकते हैं? इंडियन इकोनॉमी की पूरी किताबें, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स है, कितना पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी आप? तो सवाल है ये सर, ये बहुत ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट्स है, ये कभी खत्म नहीं हो. सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस, पढ़ो आप जनरल साइंस, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, कितना पढ़ते रहेंगे? आपका नीट वगैरह 11th 12th खिंच जाएगा, 2 साल लगेंगे फिर जनरल साइंस अगर पढ़ना है तो. लेकिन सर सब कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, ये चीजें समझनी है आपको. आपके बड़े हाई प्रोबेबल हाईलाइटेड एरियाज होते हैं जिस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो आपका प्री क्वालिफाई करा के दे देता है आपको. और मेंस में तो है ही लिमिटेड चीजें, मेंस में उतना ओपन एंडेड नहीं है. मेंस में पता होती है आपको कि ये अगर मैं पर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, पर सब्जेक्ट ले सपोज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स की मेरे पास 50 से 60 थीम्स ऐसी है जो अगर मैं अच्छे से कर लूं तो मेरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा. एग्रीकल्चर में मेरे पास 27 से 28 थीम्स ऐसी है कि एग्रीकल्चर में अगर मैं 28 टॉपिक्स कर लूं मेरा एग्रीकल्चर हो जाएगा. मेंस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. इसमें जो सबसे डाइसी स्टेज है वो प्रीलिम्स वाली स्टेज है, ठीक है ना, बिकॉज प्रीलिम्स इज टू ओपन एंडेड. तो पॉइंट मेरा ये है कि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है कि भाई आप सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, 6-6 महीना एक सब्जेक्ट में लगा रहे हैं. यू हैव टू बेसिकली अप्रोच द सब्जेक्ट इन अ वेरी स्मार्ट वे. और स्मार्ट का तरीका क्या है? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको इस ढंग पे रखेगा कि भाई मेरा कम टाइम में ज्यादा रिटर्न कैसे हो, ठीक है ना, वो हम आज देखेंगे. देखो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो 3 लेवल्स है एग्जाम की, जो आप तीनों को सबको पता होगा, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. नाउ पे अटेंशन, मेंस एंड इंटरव्यू आर नॉट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है ना, दे आर सिंगल स्टेज, दे आर पार्ट ऑफ वन स्टेज ओनली. मेंस इंटरव्यू को हम असल में मेंस ही कहते हैं. इंटरव्यू इज टेक्निकली पार्ट ऑफ द मेंस लेवल. तो यूपीएससी के एग्जाम में या केएस के एग्जाम में 2 ही लेवल है, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस. इंटरव्यू इज पार्ट ऑफ मेंस, समझा, वो अलग नहीं है. उसके बाद अब जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस डिटेल में देखोगे, आपको पता चलेगा प्री का सिलेबस भी उन्होंने दिया हुआ है, जहां से आपको पता चलेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है. मेंस में भी डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना. कहीं पर वो सिलेबस ओपन एंडेड है, यानी कुछ खास पता नहीं चलेगा उसका मतलब क्या है, और कहीं पर आइए कहीं पर वो बिल्कुल मान लीजिए आप फोकस्ड सिलेबस है, जहां पर आपको एग्जैक्टली टॉपिक बताया जा रहा है कि ये टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक ओपन एंडेड वाला जो पोर्शन है, दैट इज लेट्स से सिलेबस में एक चीज लिखा है, मान लीजिए आप टॉपिक लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिखा है GS3 में, सिलेबस अभी पढ़ेंगे हम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ओपन एंडेड है, कुड मीन एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग. पर फोकस्ड सिलेबस क्या है? एक जगह पर लिखा है लेट्स से इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है. या बोला गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. तो ये बड़ा फोकस्ड चीज है कि भाई ये टॉपिक पढ़ के आना है आपको. तो कहीं पर थोड़ा ओपन एंडेड है, कहीं पर थोड़ा डिटेल्ड फोकस्ड सिलेबस है, थोड़ा दोनों देखेंगे हम. लेकिन अब सर सिलेबस जब मैं डिटेल में पढ़ लूंगा, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, लगभग हमें आधा 1 घंटा लगेगा उसमें समझने में. जब हम डिटेल में सिलेबस अच्छे से देखेंगे, उससे मुझे ये अब पता चलेगा कि अब जब मैं यूपीएससी की जर्नी शुरू कर रहा हूं, देन मुझे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, दैट इज व्हाट टू स्टडी, पता चल जाएगा मुझे. प्री में मैं आपको बताऊंगा दीज आर योर सब्जेक्ट्स, ये कवर करने हैं, और हर सब्जेक्ट का मैं वेटेज भी बताऊंगा आपको कि किसका कितना वेटेज है, कौन कितनी बार आता है. मेंस में भी हम देखेंगे व्हाट टू स्टडी वाला पार्ट. लेकिन अब इसमें जब मैं आपको सब्जेक्ट्स का लिस्ट लिखाऊंगा, यू विल फील कि भाई सब्जेक्ट्स का लिस्ट लगभग 7, 8, 9 सब्जेक्ट्स है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है.
अब सर ये सब्जेक्ट 7-8 जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये व्हाट टू स्टडी वाला पार्ट तो क्लियर हो गया आपका, लेकिन इन 7-8-9 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और कौन से ऐसे हैं जिसकी वेटेज कम है, किसको मुझे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, किसको मुझे कम डिटेल में पढ़ना है, ये मुझे सिलेबस से पता नहीं चलता, ये मुझे पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेल्स मी हाउ मच टू स्टडी, क्या बोलता है, हाउ मच टू स्टडी, कि जो मुझे अब यहाँ से सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स मिले उनको मुझे कितने डेप्थ में जाना है, कितने डेप्थ तक ले जाना है, ठीक है ना। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, दे हैव गिवन यू सम लाइंस कि भाई ये 4-5 लाइनें हैं, ये पढ़ के आना। आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखोगे उनका ज़्यादा डेप्थ नहीं है, मतलब ठीक ठाक अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर का, एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। तो दे आर नॉट आस्किंग यू वेरी डीप क्वेश्चंस इन एग्रीकल्चर, बट कंपेयर दैट विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसके लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपेयर दैट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सुपरफिशियल, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, बिल्कुल सुपरफिशियल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन क्या है हेल्थ केयर में, बिल्कुल सुपरफिशियल, इसमें कोई डीप एनालिसिस नहीं करना आपको। इकोनॉमिक्स में एनालिसिस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अब सवाल समझने में ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपका बिल्कुल सतह पे क्वेश्चन होता है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज कहां पे डीप है, कहां पे सतह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारा किससे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, समझा। दैट इज व्हाई दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ योर प्रिपरेशन, विदाउट दिस यू कैन नॉट इवन बिगिन, आप शुरू नहीं कर सकते इसके बगैर। अब देखेंगे हम जैसे सिलेबस, ये देखिए हम ये शेयर हो गया आपके ग्रुप में, तो आप लेकिन बोर्ड से ही देखिए, आप फिर वो घर पे पढ़ लेना। देखिए सर सिलेबस इसका, अब सबसे पहले मैं सिलेबस की अब बात करूंगा। अब 2 ही लेवल है, एक तरफ से हम क्या देखेंगे, पहले प्रीलिम्स। अब यू ऑल नो दैट प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है ना, और मेंस जो है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव। यहां पर आपको आंसर्स लिखने होते हैं और फिर इंटरव्यू देना होता है, इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। नाउ सी, प्रीलिम्स में जहां पर मुझे एमसीक्यू लिखने हैं, तो एमसीक्यू वाले मेरे पास 2 पेपर्स होते हैं। तो एक इसमें होता है पेपर 1 और दूसरा इसमें होता है पेपर 2। तो 2 पेपर है। पेपर 1 जो है हमारा दैट इज जीएस, और पेपर 2 जो है हमारा दैट इज सीसैट। पेपर 1 वाला जो हमारा पहला सेक्शन है ये 2 घंटे का होता है, और पेपर 2 जो हमारा सेक्शन है ये भी 2 घंटे का होता है। 2-2 घंटे के पेपर्स है। तो जब प्री देने जाओगे आप, पहले जीएस देना होगा, उसके बाद सीसैट देना होगा। जीएस लगभग 9:30 से 11:30 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, ये 9:30 से 11:30 का जो टाइम है, जब आप प्री देने जाओगे उससे पहले कम से कम 3 महीना कंटिन्यूसली ये 9:30 से 11:30 के बीच में टेस्ट देते रहना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मई में आपका प्रीलिम्स है, हम फरवरी से ही स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमेशा 9:30 से 11:30 के बीच में अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं जीएस के। तो दिमाग ट्रेन हो जाता है, फिर जिस दिन आप एक्चुअली 100 क्वेश्चंस करने जाओगे आपको कुछ शॉकिंग नहीं लगेगा उस दिन, बिकॉज आपने 100-200 टेस्ट दिए होते हैं उसी टाइम में, तो दिमाग भी ट्रेन हो गया होता है, ठीक है ना। ये एक थोड़ा तरीका है प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करना, वो देखेंगे आगे। तो बहरहाल पेपर 1 भी 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, पेपर 2 क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2011। उससे पहले सीसैट नहीं होता था, सीसैट आया ही 2011 में। पहले कंपलसरी था, मतलब सीसैट के मार्क्स ऐड होते थे, फिर उसको पैटर्न, फिर जब हिंदी वाले बेल्ट ने, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनका सीसैट अच्छा नहीं होता, उनने फिर बड़ा इसमें प्रोटेस्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुई, यूपीएससी के खिलाफ मोर्चे निकाले गए, फिर जाके उन्होंने सीसैट को क्वालिफाइंग बनाया, ठीक है ना। और अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि शायद सीसैट हट जाए। अब यूपीएससी चेयरमैन ने कहा नहीं, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है सीसैट हटाने का। तो मान लीजिए आपको एग्जाम देना है सीसैट के साथ, ठीक है ना, तो आप यू कैन नॉट विश अवे सीसैट। और सीसैट क्या है सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं सर। इसमें पहला क्वांट आता है, मैथमेटिक्स आपका, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह, दैट इज पार्ट ऑफ दिस ओनली। तो इसमें ये 3 सेक्शंस है। नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है सर हमें मैथ से बहुत डर लगता है, इसीलिए हमने ह्यूमैनिटीज़ पकड़ा है।
तो क्या हम इंग्लिश के बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। किसी का मैथ बहुत तगड़ा होता है, इंग्लिश उसको अच्छा नहीं आता, वो पूछता है सर इंग्लिश के बगैर चलेगा? नॉट पॉसिबल। मैं आपको कह सकता हूं, हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ इन दिस प्रिपरेशन, मैं आपको कह सकता हूं सीसैट बिना तीनों चैप्टर्स के नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर इंग्लिश आपका बहुत तगड़ा है, कम से कम 3 से 4 चैप्टर मैथ के करने पड़ेंगे, मिनिमम 3-4 चैप्टर करने बस, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसमें आते 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के होते हैं लगभग 200 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं? 200 मार्क्स। मुझे चाहिए 67 मार्क्स टोटल, 200 में से 67 तुम पास हो जाएगा मेरा सीसैट। अगर मुझे 200 में से 67 आ गए, मेरा सीसैट का पेपर पास हो जाएगा। अब 67 लाना कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश से तो ला सकता हूं मैं, ला सकते हैं आप, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन करोगे सारा ठीक हो जाएगा, आपकी गलतियां भी हो सकती है। और यहां पर हमेशा रीजनिंग और क्वांट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं। तो अगर, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। तो आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ यहां पे जाना चाहोगे, आपके हर कोई सवाल ठीक नहीं होंगे, तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और उसकी भरपाई करनी है बाकी चैप्टर्स से। और मोरलेस 200 में से 67 लाने हैं, ठीक है ना। अ सीरियस एस्पिरेंट गेट्स इवन 100 आउट ऑफ 200, ऐसा कोई तूफान नहीं है ये, लेकिन इसमें प्रैक्टिस लगेगा। एक बार आपको ये पासिंग मार्क्स मिल गए सीसैट में, तो सीसैट का पेपर आपका पास हो जाएगा। लेकिन सीसैट के पास होने से इसका मतलब नहीं है प्रीलिम्स पास हो गया। सीसैट जब पास होगा तब आपका जीएस का पेपर चेक होगा, समझा? तो आपने सीसैट पास किया, अब हम जीएस में जाएंगे। अब सर देखिए बात, तो सीसैट पास हो गया मेरा, अब मुझे जीएस में जाना है। अब जैसे ही मैं जीएस खोलूंगा, इसका मुझे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। उसमें मुझे पता चल रहा है, जब मैं पैटर्न देखता हूं सिलेबस से, तो मुझे पता चलता है कि जनरल स्टडीज वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और टोटल कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स। फिर मैंने पुराने कुछ सालों का ट्रेंड निकाला, तो मुझे पता चला ये 200 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ हो रहा है पिछले कुछ 3-4-5 सालों में, दैट इज बिटवीन 80 to 90 मार्क्स। 80 to 90 मार्क्स। तो 200 में से अगर मैं 100 मार्क्स ले आऊं, दैट इज ओनली 50% इन माई जीएस, आई विल बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जाम। 200 में से 100 के अराउंड लाने हैं। 100 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा भी था जब कट ऑफ आपका 78 पे गिर गया, तो मैं 100 अगर बोल रहा हूं, ये भी काफी एम्बिशियस स्कोर है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो 120-130 भी लाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, प्रीलिम्स में से मान लीजिए लेट्स से कट ऑफ हो गया 95, मान लीजिए कट ऑफ हो गया 95, 200 में से आपको मार्क्स आ गए थे 96, सो यू क्वालिफाइड द प्रीलिम्स। एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट जिसको 200 में से मार्क्स मिले 150, ही ऑल्सो क्वालिफाइड प्रीलिम्स। पर क्या इसको इस 150 का कोई फायदा मिलेगा मेंस में? नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो 96 वाला है और जो 150 वाला है, इनके लिए मेंस एक बराबर है, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको कट ऑफ के ऊपर होना है। फिर चाहे आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा हो या 50 मार्क्स एक्स्ट्रा, उससे कुछ नहीं होगा, समझा? तो प्रीलिम्स को सोचना है भाई, अगर मैं 200 में से 200 भी लाऊंगा, उससे भी कुछ नहीं होगा मेरा। प्री बस मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे उसमें मेरिटोरियस बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखना, बिकॉज बच्चे जब शुरू करते हैं ना, उनका मेन फोकस होता है प्रीलिम्स, और उनका मेन फोकस होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। उनका ये नहीं होता कि भाई कट ऑफ से ऊपर कैसे जाए, उनका होता है नहीं प्री के क्वेश्चंस करेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे, और ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती है। कट ऑफ के ऊपर जाना है, कम से कम 10-15 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर होना है आपको, ठीक है ना। तो 10-15 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर रहेंगे आप, बाकी आपको 150 लाने हैं, ऐसा कोई फोकस नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, आपको मार्क्स लाने हैं मेंस में, उसके लाने के तरीके हैं। जितना हाई मार्क्स होगा मेंस का, उतना इंटरव्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी आपकी। मान लीजिए मेंस में बड़ा अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू में कुछ नहीं कर पाए, स्टिल यू कैन क्वालिफाई, ठीक है। तो मेंस वुड डिसाइड योर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेंस डिसाइड करेगा। उसमें जितना मेहनत कर सकते हो करो, इसमें मेहनत करने से ज्यादा फायदा नहीं है। 200 में से 150, 150, 160 भी लाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। कट ऑफ के ऊपर बस जाना है, और इसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि कट ऑफ के ऊपर कैसे जाया जा सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जिस पे फोकस होगा तो कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे, तो वो देखेंगे अभी हम। तो सर इतना मुझे क्लियर हो गया कि सिलेबस से जब मैंने अंडरस्टैंडिंग निकाली जीएस के पेपर की, 100 क्वेश्चन है यानी 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स में से मुझे कितना टारगेट करना है? 100 मार्क्स, 50%।
अब सर ये जो 200 क्वेश्चंस है यानी 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स है यानी 100 क्वेश्चंस है, ये 100 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सिलेबस देखेंगे। पहले देखिए, अब ये हो गया आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 क्या होता है, CSAT। चलेंगे आगे, ये ऑफिशियल सिलेबस से निकाला है मैंने, ठीक है, आप नहीं समझना है, क्विंटेसेंस ने खुद से बनाया है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको हमने बस आपके लिए समझने में आसानी रखी है। देखिए 2 कंपलसरी पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 इज CSAT। कितने क्वेश्चंस पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन। CSAT में कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, पेपर 1 में कितने मार्क्स, 200, पेपर 2 में कितने मार्क्स, 200। CSAT में कितने लाने हैं आपको, 200 में से 67 के ऊपर ऊपर, और GS में कितने लाने हैं, 200 में से 100 के ऊपर ऊपर, समझा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल, कितना, 1/3। 1/3 हो गया -0.66, ठीक है। तो एक सही सवाल पे 2 मार्क्स और गलत सवाल पे -0.66। उसके बाद टाइम अलॉटेड, GS पेपर 1 कितने घंटे का, 2 घंटे, और GS पेपर 2 2 घंटे। पेपर 1 कब होता है, 9:30 से 11:30। ये टाइम याद रखना, हमेशा इस टाइम पर आपको प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद 2:30 से 4:30, 2:30 से 4:30 हमेशा क्या देना है, CSAT। तो दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन होता रहेगा, ये टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब प्रीलिम्स का सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है। जब ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी बोलता है प्रीलिम्स में हम आपको क्या क्या पूछेंगे। तो सबसे पहली लाइन करंट इवेंट्स, थोड़ा सुने, ध्यान से सुनेंगे इसमें। पहली लाइन है करंट इवेंट, ऑफिशियल सिलेबस है ये। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी इंडिया का करंट और वर्ल्ड का करंट, दोनों पढ़ना है, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट हो गया मेरा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ध्यान से सुनिए, क्या समझ आ रहा है इससे आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहां से शुरू होगी, एंशिएंट, फिर मिडीवल, ठीक है ना, एंशिएंट मिडीवल हो जाएगा, फिर क्या है मॉडर्न वगैरह, उसके बाद इंडियन नेशनल मूव। पोस्ट मॉडर्न नहीं आता है इसमें, पोस्ट मॉडर्न प्रीलिम्स में नहीं आता, वो मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज एंशिएंट मिडीवल, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना, ये 2 चीजें। उसके बाद नंबर 3 इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों करनी है, उसमें ये थोड़ा डिटेल दिया है। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कौन सा है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एटसेट्रा, ये हो गया पॉलिटी आपका। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब एनवायरमेंट में आ गया। और आखिरी क्या है, जनरल साइंस। नाउ सी कितने हैं जरा टोटल बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सी नाउ अब जरा इसको, इससे हमने क्या समझा, अब देखो कैसे एनालाइज करते हैं। अब मैंने जीएस का पेपर निकाला, सिलेबस देखा, प्रीलिम्स का सिलेबस से मुझे पता चला सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, दैट इज आई हैव टू कवर करंट अफेयर्स, दूसरा है मेरा हिस्ट्री, तीसरा है मेरा पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद ईवीएस, और उसके बाद साइंस, ठीक है। तो सिलेबस ने मुझे बता दिया व्हाट टू स्टडी, बता दिया, ठीक है। तो दीज आर योर 7 सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है, इतना ही करना है इसमें। क्या कहीं पर आप देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ, कहीं पर इंटरनल सिक्योरिटी मिल रहा है आपको, नहीं, मतलब वो सारे हमारे प्री के टॉपिक नहीं है। देखो अब सर सिलेबस तो मैंने पढ़ लिया, बट इट इज अ बॉडी विदाउट अ सोल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भी, क्यों, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक सब कुछ पढ़ना है। भाई कितना कुछ याद रखेंगे, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक तो आपको वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर जाके इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ह्यूज। अब जब इंशाल्लाह कल आप आओगे आपको पता चलेगा भाई कहां से लेकर कहां तक पहुंचना है हमें, ह्यूज है ये। तो सर
मैं पढ़ तो लूंगा ये, जनरली मैं एनसीईआरटी खोलूंगा। आप बोलेंगे सर कहां से पढ़ना है, बोला एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी खोलोगे आप, एनसीईआरटी वुड नॉट इवन गिव, दिस इज आई एम टेलिंग यू, जाके चेक करना है, एनसीईआरटी वुड नॉट इवन गिव यू 10 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, कंबाइंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, कंबाइन ऑल दीज सब्जेक्ट्स वुड नॉट इवन गिव यू 10 क्वेश्चंस। NCERTs are not going to help you entirely. NCERTs are good for foundation. आप बनाइए अपना फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन पेपर क्वालिफाई NCERT से होगा वो दूर की बात है। आप बोलेंगे सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। 2025 का पेपर देखना, इट इज एन लैंडमार्क एविडेंस दैट लक्ष्मीकांत इज नाउ नॉट ऑल एनकम्पासिंग फॉर प्रीलिम्स, cannot basically solve all your questions. Lakshmikant is not giving you all your questions. आप बोलेंगे सर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ते हैं, बोला सर किसी टॉपर ने बोला स्पेक्ट्रम पढ़नी है, जाके चेक करो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन और देखो स्पेक्ट्रम से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। नहीं निकाल रहा है स्पेक्ट्रम सारे क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको? ये इस हवाबाजी में नहीं रहना है कि स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सवाल निकल जाएंगे सारे। स्पेक्ट्रम आपका सारे सवाल नहीं देता, लक्ष्मीकांत सारे सवाल नहीं देती, एनसीईआरटी सारे सवाल नहीं देते, ये दिमाग में याद रखिए। आप बोलेंगे सर करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू हम पढ़ रहे हैं रोज और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं रोज। अब दोनों अखबार तो कोई नहीं पढ़ता, एक अखबार पढ़ते हैं। और आप बोलेंगे सर विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं रोजाना। मैं आपको कह रहा हूं विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ो या किसी की भी आईएएस की मैगजीन पढ़ो, वुड नॉट गिव यू ऑल योर करंट अफेयर क्वेश्चंस, कवर नहीं होता उससे, ठीक है ना। तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो कैसे डिजाइन होता है, उसका स्कीम समझिए आप। प्रीलिम्स का पेपर डिजाइन होता है 30-40-30 के लॉजिक पर, ठीक है ना। जब तक आप सिलेबस को दिल में नहीं डालोगे ना, देखो इट्स नॉट लाइक मेमोराइजिंग द टॉपिक्स, इट्स अंडरस्टैंडिंग द स्कीम ऑफ द एग्जाम, कि ये चाहता क्या मुझसे। प्रीलिम्स का जो फिल्टर है ना, ये पहले नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एरिया का बादशाह हूं, आई एम अ किंग इन सम प्लेस। अब आई नीड ब्यूरोक्रेसी, आई नीड पीपल एंड ऑफिसर्स जो मेरा काम करेंगे। जैसे टैक्सेशन इकट्ठा करना है, जाके टैक्स इकट्ठा करो, तो ऑफिसर्स चाहिए मुझे। कोई मेरा मिनिस्ट्री संभालेगा डिफेंस का, कोई आर्मी को संभालेगा, कोई टैक्स संभाल रहा है, कोई पॉलिसी संभाल रहा है, कोई पॉवर्टी संभाल रहा है, तो मुझे लोग चाहिए। अब बादशाह सलामत पुराने जमाने में कैसे लोगों को चुनता था, वो उसको कोई रिकमेंडेशन आता था, फलाना बहुत अच्छा बंदा है, तो अच्छा ऑफिसर है, तो उसको बोलते बुला के लाओ उसको। तो वो आता था और बादशाह के साथ उसका 1-on-1 डिस्कशन होता था, और उसी वक्त बादशाह कहता था हाँ उसको फलाना काम दे दो। तो शॉर्ट में पुराने जमाने में ब्यूरोक्रेसी का सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होता था, डायरेक्ट, ठीक है ना। आपने सुना होगा, पता नहीं, हजरत यूसुफ का जो स्टोरी है, हाउ ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट बाय डायरेक्टली टॉकिंग टू जो फिरौन था उस टाइम, उससे सीधा बात करके ही वो सिलेक्टेड। उसको बोला गया भाई ही इज वेरी एबल, तो उसको फलाना मिनिस्ट्री दे दो। तो उन्होंने बोला आपको क्या आता है, बोला मैं फूड वगैरह अच्छे से संभाल सकता हूं, तो उनको फूड मिनिस्ट्री दे दिया। तो उन दिनों डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से सिलेक्शन होता था ब्यूरोक्रेसी का। फिर क्या हुआ सर, अब काफी सारे लोग क्योंकि आने लगे, तो हमने सोचा कि एक एडिशनल लेयर ऐड किया जाए। इंटरव्यू कितने लोगों का ही कर पाएंगे हम, मेरे पास इतना ताकत नहीं है मैं 1000 लोगों का इंटरव्यू कर सकूं। अब अगर 10-15 लोग होते मैं इंटरव्यू कर लेता उनका। अब 1000 लोग कतार में बैठे हैं, 10,000 लोग कतार में बैठे हैं, इतने लोगों का इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो उनको एनालाइज करने के लिए मेंस का लेयर लगाया गया कि भाई पहले अब मेंस से बाहर निकलोगे तब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो एक फिल्टर पड़ गया आगे मेंस का। अब सर उन दिनों 10-20 हजार आते थे ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो मेंस का फिल्टर लगाया। उसके बाद धीरे धीरे इतना सारा रुझान बढ़ा सिविल सर्विसेज का कि आज 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं इसका, एग्जाम देते हैं 6 लाख। अब 6 लाख लोगों का मेंस तो हो नहीं सकता, बिकॉज आपको 6 लाख पेपर चेक करने, 6 लाख पेपर भी कहां चेक करने। एक बंदा लिखेगा लेट्स सपोज 8 पेपर, तो 6 into 8 हो गया 48 लाख पेपर चेक करने। ये तो पॉसिबल नहीं है 48 लाख पेपर चेक करना। इसीलिए हम इन 6 लाख लोगों को फिल्टर आउट करेंगे, इसमें से हम इसका गुदा निकालेंगे, दैट इज योर 15,000 लोग, 12,000 लोग, 20,000 लोग जिनका मेंस होगा। तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स का फिल्टर डालेंगे इधर। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव है जो कूड़ा करकट है उसको बाहर करो, और 10-20 हजार लोग दे दो जो सीरियस है, उनका मेंस कराओ। मेंस है असल चीज, प्रीलिम्स कोई चीज नहीं है जिससे आपका एनालिसिस होगा कि भाई ये बंदा कैसा है। प्रीलिम्स का काम है ये जो फिल्टर है, जैसे आप छन्नी होती है, लिप्टन चाय डाली, वो चाय उसने बाहर फेंकी, आपको मिली चाय वो असल वाली, तो वो आपका जो छन्नी है दैट इज योर प्रीलिम्स, उसको फिल्टर आउट करना है, कूड़ा करकट बाहर। इसीलिए इसका जो डिजाइन है वो ऐसा है
कि जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ सीरियस स्टडी नहीं करेंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे उधर ही। आपको बताता हूं कैसे। प्रीलिम्स का जो स्कीम है दैट इज 30-40-30, just to filter out a lot of non-serious students. 30 questions would be extremely easy. Like you will be able to do it with a study of around 18 months, 17 months. 17, 18, 19 महीने की स्टडी से 30 क्वेश्चन is something that a decent student does. उसको पता होता है उसका आंसर क्या है, समझा। कुछ जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं 35 is what they know कि भाई पता है हमें इसका आंसर। Then 40 questions are deliberately kept moderate, मतलब अब ये आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम सम बुक और समथिंग, यू हैव टू सिट देयर, थिंक अबाउट इट एंड कम अप विद एन आंसर। देयर इज नॉट एन आंसर। आप अगर बुक पे सर्च करोगे वहां नहीं मिलेगा कुछ। ये जो 30 सवाल है ये मान लीजिए आपको सीधे किताब से निकल गए, सीधे मैगजीन से निकल गए, ये वाले नहीं निकलेंगे। इसमें एनालाइज करना, उधर ही जवाब निकालना है, समझा। इसीलिए इन वाले सवालों में बड़ा डिस्कशन होता है कि हम, एक कोचिंग वाला कहता है कि इसका जवाब ये है, दूसरा कोचिंग वाला कहता है नहीं इसका जवाब ये है। और अब असली जवाब क्या है यूपीएससी बोलता नहीं है, बिकॉज यूपीएससी कभी की नहीं देता है। जैसे प्री क्वालिफाई हो जाएगा, यूपीएससी बस लिस्ट देता है कि किन्होंने क्वालिफाई किया, वो की नहीं देते। की देते हैं वो पूरा सिलेक्शन होने के बाद। मान लीजिए इंटरव्यू के बाद बोलते हैं कि प्री का की क्या था। ऐसा क्यों करते हो? बिकॉज वो नहीं चाहते कि इस पर लिटिगेशन हो, बिकॉज लिटिगेशन से डिले हो जाता है प्रोसेस, जैसे केस में होता है। भाई की निकाल, आज एग्जाम हुआ, कल की निकली, जैसे ही कल की निकलेगी लोग उसको क्या करेंगे, केस करेंगे, भाई फलाना क्वेश्चन गलत है तुम्हारा, ये आंसर गलत है तुम्हारा, उस पर लिटिगेशन होगा, प्रोसेस डिले हो जाएगा। यूपीएससी करता ही नहीं है सब, वो बोलता है हमारी जो की है बस वो हमें पता है, और वो हम एग्जाम के बाद देंगे जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, ताकि उस पर आप केस वेस ना हो सके। लेकिन अभी डिसाइड हुआ है कि यूपीएससी अब प्री के बाद ही की देना शुरू करेगा, बिकॉज इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा था उनका काफी। बहरहाल मॉडरेट क्वेश्चंस वुड बी अराउंड 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। देन देयर आर 30 क्वेश्चंस दैट आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और आई कैन टेल यू हैंड ऑन हार्ट, इंडिया में ऐसा कोई मां का लाडला नहीं है जो बेसिकली ये 30 सवाल करके दे, कोई नहीं ऐसा। There is no one who can solve these 30 questions on the exam day. उस दिन नहीं कर सकता वो घर जाएगा, पढ़ेगा, निकालेगा, उसका जवाब निकाल सकता है। उस दिन वो ये 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसको उसमें तुक्के मारने पड़ेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्यों ना हो, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूं आपको, यू कैन टेक दिस फ्रॉम मी, एंड इफ यू, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं, जस्ट टॉक टू समवन हु इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। ही विल टेल यू कि हमें 100 में से 100 नहीं आते थे, हमें आते थे 30-40, बाकियों में उधर थोड़ा इंटेलिजेंट गेस वर्क लगाया, और कुछ तो ऐसे थे जिसमें तुक्का डाल दिया। देयर वॉज दिस स्टूडेंट जिसने अभी इस साल, जनरली क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आपको बताओ जरा, क्या लगता है आपको? 100 क्वेश्चन करने हैं और टोटल मार्क्स कितने? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से कितने लाने? 100 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन करूंगा मैं? 100 मार्क्स लाने हैं मुझे, 75। वेरी गुड। तो आपने कहा सर अगर हम 100 में से 75 क्वेश्चन करेंगे शायद हम 100 मार्क्स टच कर ले। और कोई बता सकता है? हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी डू सो दैट वी क्रॉस दिस 100 मार्क? गेस करो ना, मैं थोड़ी आपको पकड़ूंगा और उस पर आपको केस हो जाएगा। फिर गेस करो, ऐसी कुछ नंबर बताओ। 65 to 70, तो एक ने 75 कहा, एक ने कहा 65 to 70। और बताइए, शाबाश, ट्राई करो। हाँ, — 50, शाबाश। अब 80, शाबाश। तुम्हारा नाउ सी, मोरलेस आपने 70, 60, 50 ये सब बोला। ये वाले जो बच्चे हैं दे विल नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। 70 सवाल पे प्री क्वालिफाई नहीं होता है। आपने
आपने कहा आपको श्योर है, मैं वही तो कह रहा हूं, आपको 30 क्वेश्चन पे श्योर हो सकता है, 50 क्वेश्चन पे श्योर, ये मुझसे लिख लो, मैं लिख के दे सकता हूं आपको ये चीज। अगर गलत निकली बात, मुझ पे केस ठोक देना। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 50 क्वेश्चन पे श्योर हो गए आप, बिकॉज का स्कीम ऐसा ही है, इसमें 30 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं जिस पर आप श्योर हो सकते हो। जैसे कल आपका स्कॉलरशिप हुआ, मैंने डिजाइन किया हो, उसमें हमने रखा ना वैसा सिस्टम कि 30 इनको पता होने चाहिए, 40 मुश्किल होने चाहिए, और 30 ऐसे होते हैं जिसका इनको कोई आइडिया ही नहीं होना चाहिए। तो कल थे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में पहली बार देखा होगा आपने, ऐसे सवाल वो रखे जाते हैं। एग्जैक्ट पेपर में भी ऐसा ही होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो 50 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, नॉट पॉसिबल। Even if you have studied all your NCERTs, all your standard books, covered all your newspapers, you will still not know 50 questions by heart. पता नहीं होगा, you will not be sure. So it is not possible to do 50 questions and get all 50 right. Probabilistic इसमें error होगा आपको. It's not possible. इसीलिए what we suggest is, आपको अपना hit rate पता होना चाहिए कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने पर मैं 100 क्रॉस करता हूं। जनरली हमने ये देखा है, जो 80 से कम अटेम्प्ट करते हैं उनका 100 क्रॉस नहीं होता। जनरली ये देखा है, स्टैटिस्टिकली देखा है ये हमने। जिसका भी क्वालिफाई होता है उसने 85 प्लस अटेम्प्ट किए होते हैं, 85 प्लस। अब आप बोलेंगे सर आप तो कह रहे 30 पता होते हैं और 30 में 40 होंगे मॉडरेट, तो चलो मान लीजिए मैं बहुत जीनियस स्टूडेंट हो गए 70, उसके बाद भी 10 ऐसे हैं जो किसी को पता नहीं होंगे, और आप बोल रहे 85 करने हैं। इसीलिए मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस में तुक्के लगाने पड़ेंगे, उसमें एक फील आता है। क्वेश्चन आप देखते हो, आपको कुछ फील हो गया अलिफ बे ते से करके, उसमें जो लगा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, स्टैटिस्टिकली जब आप देखोगे ना, आपने 4 क्वेश्चन किए, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। 2 गलत हो गए, कितने कटे? 0.66 और 0.66, मान लो 2 मार्क्स। 4 मिले, 2 कटे, 2 तो मिले, समझा? तो अगर आप स्टैटिस्टिकली इसको चेक करोगे, आपको अटेम्प्ट करने पर ज्यादा स्कोर बढ़ जाता है। तो यू कैन नॉट डू लेस देन 85, ठीक है ना। अब वो कैसे करना है उस पर आएंगे, अभी मैं बस आपको दाना छोड़ रहा हूं, ये दिमाग में डाल रहा हूं चीजें, ठीक है ना। तो 30 आपको पता होंगे, यू विल बी श्योर अबाउट देम। 40 यू विल नॉट बी श्योर, यू हैव टू एनालाइज ऑन दैट, और आपको पता नहीं होगा मैंने ठीक किया या नहीं किया, पर कुछ आपने किया होगा। ये 3 तो आपको पता होगा भाई, इशू वो ये तो अली बे ते वाले हैं, इसमें तो वो पता नहीं क्या होगा इसका। बहरहाल देयर वाज दिस कैंडिडेट जिसने जो अभी सिलेक्ट हुआ, पता नहीं क्या 30 ऑल इंडिया रैंक 35 38 था। उसको जब पूछा इंटरव्यू में आपने कितने क्वेश्चन किए, बोला सर मैंने 100 में से 100 किए, 100 आउट ऑफ 100। आते कितने थे सर? 35 तो पता था, बाकी क्या क्या लगा लिया उधर ही, लगा लिया, प्री क्वालिफाई हो गया उसका। ऑल इंडिया रैंक 38 है शायद वो, इसी लेटेस्ट के यूपीएससी का। 100 के 100 किए उसने, पर 100 के 100 उसको पता नहीं थे, वो पता नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं दिमाग सही रखना है। 100 आउट ऑफ 100 इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है मुझे 100 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए मुझे 85 88 क्वेश्चंस करने, और you will be able to qualify, get above 100. जैसे there was this student, one of the brilliant students I've ever had. She had her first prelims अभी इस साल का। उसका मैंने उनको कहा कि पहले अपना हिट रेट फाइनलाइज करो, तो उससे मैंने उसको लगभग 10 प्लस पेपर्स भेजे जो उसको सॉल्व करने थे। तो मैंने उनको कहा इसी 9:30 से 11:30 के बीच में टेस्ट देना, और बराबर टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में एग्जामिनेशन सिनेरियो जैसा होता है वैसे ही रखना, और फिर मुझे बताना कितने अटेम्प्ट करने पर कितना स्कोर बना। 10 पेपर्स उसने सॉल्व किया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसका 110 स्कोर पड़ता था, 110 120 स्कोर उसका आता था टेस्ट सीरीज में, अगर वो 88 क्वेश्चंस करती थी। अगर वो 88 क्वेश्चंस, 87 89 अगर वो ये टच करती थी तो उसको 110 120 आते थे। और अगर वो 80 पर और 78 76 पे चली जाती थी तो उसका ओवरऑल स्कोर 90s में होता था और 80s में होता था, उसका स्कोर गिर जाता था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारा हिट रेट यही है, तुम्हें 88 टच करना है इस असल एग्जाम में, 88 टच करना, तुम 100 आउट ऑफ 100 करने की जरूरत नहीं है, 88 से तुम्हारा हो जाता है। उसने क्या किया, 88 दिमाग में लेकर चली वो, उसने कहा 88 टच करेंगे।
तो असल एग्जाम जब करने लगी, वो कर रही है सॉल्व, कर रही है सॉल्व, कर रही है सॉल्व, अनफॉर्चुनेटली शी ओनली अटेम्प्टेड 75. व्हाई? बिकॉज पेपर वॉज लेंथी, उसको हिसाब नहीं रहा टाइम का, और उस दिन थोड़ा नर्वस भी होता है इंसान. 75 हो गया एंड शी मिस द प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स. ठीक है, टेस्ट सीरीज में कितने आ रहे थे? 110, और प्रीलिम्स में 2 मार्क्स से रहेगी. तो ये चीज है, ये चीज थोड़ा पता होना चाहिए. ठीक है ना. नाउ सी, वापस आते हैं. अब सर सिलेबस ने मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स दिए, और इसमें अब आएंगे 100 क्वेश्चन. इन्हीं में से अब 100 क्वेश्चन आएंगे, बट आई डोंट नो कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. लाइक आपको क्या लगता है, गिवन दी सब्जेक्ट्स जो मैंने आपके टेबल पे रखे हैं, आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? पॉलिटी, पॉलिटी आपने बोला, और एक एक बोलना है, 3 3 नहीं. जियोग्राफी, शाबाश, और इकोनॉमी. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका ईवीएस, एनवायरनमेंट. ठीक है. अब देखो जरा, जब भी आपको यूपीएससी दिमाग में आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी. आता है या नहीं? एनवायरनमेंट इज लीस्ट ऑफ योर कंसर्न, बट एनवायरनमेंट इज अराउंड 25% ऑफ योर पेपर. इट इज बियॉन्ड हिस्ट्री, बियॉन्ड पॉलिटी, बियॉन्ड ज्योग्राफी. आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे ज्यादा एनवायरनमेंट आता है. अब ये क्यों नहीं पता है आपको? बिकॉज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा पीओक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका असल फोकस एनवायरनमेंट होना चाहिए. अब यूल से सर कैसे एनवायरनमेंट क्यों? एनवायरनमेंट इसलिए ज्यादा है बिकॉज इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एक ही प्रीलिम्स होता है. मेंस उनके अलग होते हैं, प्री उनका एक ही है. तो सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट में तो एनवायरनमेंट ही है. सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस का एक प्रीलिम्स हुआ. अब क्योंकि फॉरेस्ट वाले भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट का वेटेज ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 25% एनवायरनमेंट ही है. जब उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है, फिर सिविल सर्विस वाले सिविल सर्विस का मेंस देते हैं और फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट का मेंस देते हैं, लेकिन प्री एक होता है उनका. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज, अब मैं वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूं. यही चीज मैं किसके हिसाब से अब इसको तो मैंने सिलेबस के हिसाब से लिखा, अब मैं इसको किसके हिसाब से लिखूंगा? वेटेज के हिसाब से. तो सबसे पहले वेटेज निकालेंगे सर, वेटेज निकालेंगे एट द टॉप. सबसे पहले किसकी? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट. अब मजे की बात यह है, एनवायरनमेंट रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट्स एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स. इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री. हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, उसके बाद स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, वो इतनी सारी किताबें, एंड वुड गिव यू अराउंड 18% पेपर. लेकिन 20+% आपका कहां से आता है? एनवायरनमेंट. और उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते. रफली आपको 30 से 40 दिन लगेंगे इसमें. जस्ट विद अ फोकस्ड स्टडी ऑफ 45 days यानी 1.5 महीना, you should be able to cover all your environment, covering all your previous year questions, solving almost 16 to 17% of your environment वाले questions, और आपका उसके बेसिस पर बहुत बड़ा चंक कवर हो जाएगा. समझ आ रहा है? तो टॉप पर एनवायरनमेंट पे फोकस होना चाहिए आपका. अब इसमें मजा ये है कि इसमें एफर्ट कम लगता है, रिटर्न ज्यादा है. इसको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं. 20% का एफर्ट, 80% का रिटर्न. इसके कंपैरिजन में हिस्ट्री में एफर्ट इतना लगाना है, लेकिन रिटर्न क्या मिलता है? कम. समझा? तो ये चीजें, सबसे पहले एनवायरनमेंट लिखा मैंने. सेकेंड लेवल पर जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं, अगर मैं करंट भी जोड़ दूं साथ में, बिकॉज एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट का करंट भी आता है. ठीक है ना? तो मैंने करंट भी इसी में जोड़ दिया. अगर मैं करंट साथ में जोड़ दूं तो सेकंड नंबर पे जो आपका सबसे टॉप पर सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनॉमिक्स. अराउंड 20% ऑफ योर पेपर, 20 से 25% डिपेंडिंग ऑन द ईयर. तीसरे नंबर पे आता है आपका हिस्ट्री. चौथे नंबर पे आता है आपका पॉलिटी. पांचवें नंबर पे आ गया आपका ज्योग्राफी. छठे नंबर पे आएगा आपका साइंस. और सातवें नंबर पे आ गया आपका मिसलेनियस करंट अफेयर्स. अब देखिए जरा, जो करंट अफेयर पे बच्चा परेशान होता है कि सर करंट पढ़ना है, वो करंट अफेयर सबसे नीचे आता है.
यू हैव रफली अराउंड, अगर मैं इनका करंट इसी सब्जेक्ट में जोड़ दूं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का करंट इकोनॉमिक्स में जोड़ दूं, और मैं मिसलेनियस करंट अफेयर्स की बात करूं, मान लीजिए जिसका स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के साथ लिंकेज नहीं है, दैट इज द लीस्ट पोर्शन ऑफ योर प्रीलिम्स। सबसे कम पोर्शन वही है, 7-8%। 100 में से 7 से 8 क्वेश्चन, और हमारा मेन फोकस ये होता है, और स्टैटिक हम छोड़ देते हैं। आपका 80 से 90% पेपर ही स्टैटिक है। करंट आपका सबसे कम आता है, जाके चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लिस्ट निकालना उसका। हमारे पास पूरे पिछले 15 साल का लिस्ट है, ये पूरा मैं एनालिसिस से बता रहा हूं आपको। सबसे कम पोर्शन मिसलेनियस करंट अफेयर्स का आता है। मेजर जो चंक है आपके प्रीलिम्स का, दैट इज स्टैटिक, दैट इज स्टैटिक। करंट नहीं है आपका चंक, ये दिमाग में घुसा दो आप। करंट आपका लेयर होता है उसके ऊपर का। मान लीजिए केक बना रहे हैं आप, केक में जो आपने वो नीचे वाला पूरा बनाया, दैट इज योर स्टैटिक पोर्शन। उसके ऊपर का जो चॉकलेट लगाया, दैट इज योर करंट। ठीक है ना, वो चॉकलेट केक नहीं है, असल आपने केक जो बनाया वो बनाया, वो है स्टैटिक। उसके ऊपर करंट का लेयर चढ़ता है, समझ आया? तो असल काम स्टैटिक है। स्टैटिक जिसका दुरुस्त, करंट उसी का दुरुस्त है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कोई बता सकता है जिसने थोड़ा वीडियो देखे होंगे, ये साइंस एंड टेक जो आता है ना, साइंस एंड टेक सुना होगा आपने। साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ते हैं टॉपर्स, क्या बोलते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए? वो तो हो गया बायो, 12th क्लास की बायो की, एनसीईआरटी के आखिरी 4 चैप्टर एनवायरनमेंट के है, वो साइंस एंड टेक के नहीं है। वेरी गुड। टॉपर कहते हैं कि हमने साइंस एंड टेक कहां से किया? करंट अफेयर से। ठीक है, मगर उनको ये पूछना, क्या साइंस एंड टेक के, पहले बताओ साइंस एंड टेक के कितने क्वेश्चन? मैं आपको कहता हूं साइंस एंड टेक के 12 क्वेश्चन होते हैं हर साल। कितने क्वेश्चन? 12 से 15 के बीच में होते हैं, मान लीजिए 12%। उनको ये पूछना कि साइंस एंड टेक के जो 12 क्वेश्चन आए, क्या वो 12 के 12 क्वेश्चन करंट के थे? उनने आपको क्या बोला कि हमने करंट से पढ़ा। उनको पूछो कि साइंस एंड टेक के जो 12 क्वेश्चन आए, क्या वो करंट के थे? पढ़ा कहां से वो छोड़ो, क्या वो करंट के क्वेश्चन थे? ये नहीं पूछते आप, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू आस्क। वो 12 में से क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं। साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं मैं, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं, फिर आता है उसमें करंट का लेयर। समझा? ऐसे ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं लोग कि भाई ये बहुत करंट ओरिएंटेड है, बिल्कुल है। अगर 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन स्टैटिक होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ेगा करंट का। समझा? तो मेन काम स्टैटिक है। स्टैटिक से वही आपका एनसीईआरटी वगैरह वगैरह वगैरह, या अगर एनसीईआरटी वाला रूट नहीं है, बिकॉज इसमें 2 रूट्स है, स्टैटिक पोर्शन कवर करने के 2 रूट्स होते हैं। एक आपका एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक वाला रूट होता है, जो थोड़ा लंबा टाइम चलता है। दूसरा हो गया जो आपके नोट्स होते हैं, वो थोड़ा छोटा रूट पड़ता है। बहरहाल ये मैंने क्रम दे दिया आपको, सीक्वेंस दे दिया प्रीलिम्स का। समझा? तो दिस हैज टू बी द सीक्वेंस। अब ये एनालिसिस कैसे पता चलेगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं? दिस इज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से 2025। कुछ लोग अब ये भी कहते हैं 13 बहुत पुराना हो गया, 2018 से शुरू करो। ठीक है ना? अगर मुझे लगता है आपको 2027 में एग्जाम देना है तो 13 जाने की फिर जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2018 से 25, बिकॉज आपको एग्जाम ही देना होगा 27 में, तो 18 से शुरू कर सकते हैं आप। वो आपको एक अच्छा डिसेंट डेटा सेट देता है कि प्री कैसे जाएगा, इसमें आगे कैसे बढ़ना है। समझा? सी नाउ, अभी तक वी हैव नॉट स्टार्टेड एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, ना ही जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको कोई सब्जेक्ट उठाना है, जब तक कि आपको पूरा एग्जाम का स्कीम समझना है। समझा? इनका मेन स्कीम ये है, ये जो हमने अब 30-40-30 रखा, अब मुझे बोलो इससे उनको क्या मिलता होगा? कोई बता सकता है क्यों रखा ऐसा? मान लीजिए अगर 100 कट ऑफ हो रहा है, मान लीजिए अगर 100 कट ऑफ हो रहा है 200 में से 150 कट ऑफ हो जाता, यूपीएससी को क्या फर्क पड़ेगा उससे? कैसे करेंगे क्वालिफाई? कट ऑफ बढ़ा रहे हो ना आप। मान लीजिए आपको चाहिए 20,000 लोग, 20,000 लोग आपने सिलेक्ट कर लिए 100 मार्क्स पे। आपने पेपर आसान कर लो, पेपर क्या कर लो आसान, कट ऑफ हो गया 150, उस पर भी आप 20,000 ही लोग ले सकते हो। ना और बताओ, कुछ सोच के जरा बताओ
ये 30-40-30 रखने का इसके पीछे आइडिया क्या है? मतलब शॉर्ट में मेरा सवाल ये है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, मेरा सवाल ये है, प्रीलिम्स को मुश्किल रखने के पीछे स्कीम क्या उनका? ताकि लोग डरे और उनसे गलतियां हो एग्जाम में, ना कि वो एग्जाम ना देने आए। ठीक है, एग्जाम तो देना है, ठीक है ना। जब हम आपको 30 क्वेश्चन शुरुआत में सीक्वेंस में आपको 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप उधर ही, आपको थर उठेगी उधर ही। ये है असल प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव, कि ये इसको शॉक लगना चाहिए। यह क्या गोई है, मैंने 2 साल से पढ़ रहा था, आज तुम फिक्री तरह क्या समझ आ रहा है? जब उसको शॉक लगेगा ना, उधर ही दिखता है उस इंसान की वर्च्यूज, उसमें कैपेसिटी क्या है, क्या वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव है ये चंद लोगों को ही लेता है जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो बर्दाश्त कर सके। वो पता है यार 10 गलत हो गए कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे दिमाग में है कि 30 ऐसे सवाल होंगे इसमें जो मुझे नहीं आएंगे, इनका मुझे समझ आ गया ये कैसे चलते हैं। समझा? तो नहीं आ रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो 30 ढूंढो जो आते हैं, फिर वो 40 ढूंढो जो मॉडरेट है, फिर लास्ट पे तुक्के उक्के लगाओ और आगे बढ़ो। तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये चीज है, ये है एग्जाम का स्कीम, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीलिम्स। इट्स नॉट लाइक सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड ऑल, इसका ऑब्जेक्टिव समझना है। बिकॉज कोई भी देख लो आप, वो प्रीलिम्स में आपको बताएगा भाई, लाइक वी वर सरप्राइज्ड। यूपीएससी हर साल सरप्राइज करता है हमें। ये सरप्राइज वाला एलिमेंट यूपीएससी ने क्यों रखा? हम कहते हैं ना, अब तो अभी नए हैं, जैसे जब हम पढ़ते थे तो टीचर कहते थे the only thing that is predictable about UPSC is that it is unpredictable. अब मैं सोच रहा था, उन दिनों में सोचता था भाई उनको क्या हो जाता है ऐसा, कि उनको क्या हो जाएगा भाई, 200 में से 100 कट ऑफ रखा है, क्यों कट ऑफ रखो 180 कट ऑफ, दिक्कत क्या है? आपको 20,000 बच्चे लेने, 20,000 ले लो, लेकिन पेपर तो आसान रखो। ऐसा मुश्किल पेपर रखते हो जो कहीं से नहीं निकलता। लेकिन वही फिर मुझे समझ आया वो क्या चेक करना चाह रहे हैं असल में। वो आपको इजी वे आउट नहीं देना, वो मुश्किल हालात हैंडल कौन करेगा उसको खरीदना चाहते हैं। समझा? ये है प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ सी लेट्स कम बैक। तो मैंने आपको ये प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा डिकोड करके दे दिया। तो आपको जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है ये तो ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको PYQs के हिसाब से सीक्वेंस में डालना है, कौन कितने सवाल दे रहा है हमें। समझ आ रहा है? चलिए आगे। आप ये CSAT है आपका। CSAT में मैंने आपको कहा कॉम्प्रिहेंशन, कुछ कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। शॉर्ट में 3 हिस्से हैं इसके, दैट इज योर कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, वो जब CSAT पढ़ेंगे आप उस वक्त कर लेना है। अब हम आते हैं किस पर? मीन्स प्री क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू मेंस। अब देखिए, प्री का हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया, प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे सवाल आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ सी मेंस। अब मेंस में इसका पहले एसेंस समझना है। जैसे प्री का एसेंस समझा आपने, मेंस जब होता है तो आपका जब शीट आता है, शेड्यूल आता है मेंस का, तो ऐसा मेंस के होते हैं लगभग 9 पेपर। कितने पेपर होते हैं? यूपीएससी की बात करूं, केएस में 8 ही होते हैं। आपका पेपर होता है जैसे ऐसे का, या पहले अगर मैं क्वालिफाइंग ही लिखता हूं, पहले मान लो आपका क्वालिफाइंग अगर मैं लिखूंगा, पेपर होगा पहले इंग्लिश का, एक पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, फिर पेपर होगा आपका ऐसे का, फिर पेपर होगा आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ये हो गया नंबर 5, 6 और 7। फिर 8 और 9 पे क्या है? ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल एक ही है, उसके पेपर 2 है। पहले ऑप्शनल के 4 पेपर होते थे, ठीक है। तो उन दिनों क्या होता था, GS के थे सिर्फ 2, और जो बाकी था वो था ऑप्शनल 2 पेपर 1, ऑप्शनल 2 पेपर 2। तो ऑप्शनल 2 होते थे और GS के सिर्फ 2 पेपर होते थे। फिर उन्हें एक ऑप्शनल हटाया और GS के कितने पेपर किए? 4।
तो जीएस के 4 हो गए, ऑप्शनल के 2। पहले जीएस के 2 थे, ऑप्शनल के 4। ऑप्शनल का वेटेज कम हो गया, ऑप्शनल अब सिर्फ 2 पेपर और जीएस 4। फिर एक कमेटी आई थी, बासवान कमेटी, उनने यूपीएससी को रिकमेंडेशन दिया कि ये दूसरा ऑप्शनल भी हटा दो और जीएस के 6 पेपर कर लो। ठीक है ना, तो कुड बी लाइक हो सकता है कि आने वाले सालों में ऑप्शनल हटे, लेकिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दैट। ऑप्शनल नहीं हटना चाहिए। ठीक है ना, मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शनल नहीं हटना चाहिए। रीज़न बीइंग कि ऑप्शनल आपकी डेप्थ बताता है। जनरल स्टडीज इज जनरल ओनली, इट्स नॉट डीप। ऑप्शनल में आपकी डेप्थ पता चलती है। तो इसीलिए यूपीएससी का जो चेयरमैन का भी पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने उसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है ऑप्शनल हटाने का। तो ऑप्शनल इज गोइंग टू स्टे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर हटेगा तो मे बी जीएस में और 2 पेपर ऐड हो जाएंगे, तो फिर जीएस के 6 पेपर होंगे। ठीक है ना। बहरहाल दिस राइट नाउ दिस इज द स्कीम ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑफ द मीन्स। नाउ इंग्लिश का जो पेपर है और लैंग्वेज का जो पेपर है, 300 मार्क्स होते हैं इसमें। इसमें भी कितने होते हैं? 300 मार्क्स। ध्यान से सुनिए, 300 मार्क्स 300 मार्क्स। केएस में लैंग्वेज का पेपर नहीं होता, बस ये फर्क है, बाकी सेम है। अब इन 300 मार्क्स में से सर कितने मार्क्स लाने हैं? सर ये इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर मतलब हो गया 22, जो 8 शेड्यूल है हमारा, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज उठा लो आप, उर्दू जो भी आपको आती है उसका पेपर देना है आपको। उसमें बिल्कुल साधारण सी चीजें आती है 10th लेवल की, ऐसा कुछ उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, 2-3 साल के पुराने पेपर निकालने, उसी से आपका वो हो जाएगा। उसके लिए कोई इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश और लैंग्वेज जो है, इसमें आपको मार्क्स लाने हैं 300 में से 75। कितने? 70, दोनों में 75। ठीक है, दैट्स अराउंड 25% मार्क्स। कितने लाने? सिर्फ 25%। नथिंग सीरियस। 25% वुड क्वालिफाई योर 2 पेपर्स। अब जैसे ही आपने ये 25% मार्क्स लाए, 300 में से 75, आपका ये क्वालिफिकेशन हो गया, इसका लैंग्वेज और इंग्लिश हो गया आपका। अब इनमें आपने 300 में से 250 क्यों ना लाए हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बस इसको क्वालिफाई करना है ताकि आपके बाकी पेपर चेक हो सके। समझा? असल पेपर जो चेक होंगे वो ये है। समझा? दिस वुड डिसाइड योर मेरिट। दिस वुड डिसाइड योर मेरिट। तो इसमें सबसे पहले ऐसे, नाउ सी, इसमें से हर पेपर जो है उसके 250 मार्क्स है। हर पेपर के कितने? 250, 250, 250, 250, 250। हर पेपर के 250, 250 मार्क्स। तो हिसाब लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितना हो गया ये? हो गया 500, 500 हो गया 1000, 1750। ठीक है, 1750। तो जो मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको आंसर लिखने होते हैं, वो 1750 का पेपर होता है टोटल उसमें 1750 मार्क्स। नाउ सी, इस 1750 पे फिर प्लस होता है 275। क्या होता है? प्लस 275, जो लगभग आपका टोटल हो जाता है 2025 मार्क्स। अब ये 275 किसके मार्क्स ऐड किए मैंने? इंटरव्यू के, पर्सनालिटी टेस्ट के। इसीलिए मैंने आपको कहा था इंटरव्यू और मेंस क्या होता है? इंटीग्रेट, ये एक ही स्टेज है, इसको बस अलग अलग किया जाता है। एक बार आपका ये क्वालिफाई हो गया, इसमें आपको 1750 में से कुछ मार्क्स मिल गया, लेट्स सपोज 900, 950 मार्क्स आ गए आपको, दैट्स इट। 950 मार्क्स इज लाइक ग्रेट। उसके बाद आपने इसमें जाना है 275 इसके। इसमें अगर आपको इंटरव्यू में क्या होता है? इंट्रोडक्शन दे दो भाई, 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो 275 में से इंट्रोडक्शन वगैरह ठीक से दे दो, आप बातें ठीक से कर लो, 110-120 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको मिनिमम। फिर वो डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना अच्छा इंटरव्यू होगा, तो 190 तक जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है बंदे पर। इंटरव्यू इसलिए रह जाता है बिकॉज उनके मेंस में मार्क्स कम होते हैं। ठीक है ना? जिसका मेंस में अच्छा मार्क्स आया है, इंटरव्यू उसको रोक नहीं सकता, सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। हाँ, इंटरव्यू उसका डिसाइड कर सकता है रैंक। ठीक है ना? इंटरव्यू में 150 मार्क्स आ गए और उसके बगल वाले को 190 आ गए, तो एक आईएएस होगा, एक आईपीएस बनेगा, रैंक डिसाइड हो जाएगी, सर्विस डिसाइड हो जाएगी, कार्डर डिसाइड हो जाएगा। पर सिर्फ इंटरव्यू की वजह से वो रह गया, मैं ऐसा नहीं मानता।
जो वो रह जाता है उसका मेन मुद्दा मीन्स होता है। समझा? नाउ सी, अब ये जो 7 पेपर मैंने लिखे यहां, एसए, जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, इसमें अगर आप ऑप्शनल को कंबाइन कर ले तो ऑप्शनल के कितने मार्क्स टोटल? 500। ठीक है, ऑप्शनल के मैं लिखता हूं 500 मार्क्स। फिर देखिए, अगर मैं जीएस को कंबाइन कर लूं तो जीएस के कितने मार्क्स? 1000 हो गए ना टोटल। और एसए के कितने मार्क्स? 250। ठीक है ना? तो मोरलेस आप इसको 3 कैटेगरीज में तोड़ सकते हो, एसए 250, 1000 जीएस, 500 ऑप्शनल। ठीक है ना? नाउ सी, इनमें से कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें कम एफर्ट्स देने हैं और स्कोर अच्छा आता है। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल लीजिए, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जीएस 2। जीएस 2 कितने मार्क्स? 250। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पॉलिटी आता है, अभी आएंगे उस पर। आप कितने भी अच्छा क्यों ना हो, इसमें एक हद से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, कितने भी अच्छे क्यों ना हो। जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स में कहा, आप कितने भी अच्छा क्यों ना हो, वो आखिरी 30 क्वेश्चन आपको पता नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, कितने भी अच्छा क्यों ना, आपने पूरा का पूरा पेपर लिखा हो, सारे फैक्ट्स लगाए हो, पर देयर इज अ स्केल, जिससे ज्यादा दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो होता यह है कि जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनको एक बैंड दिया जाता है कि सर ये बैंड है, इसमें आपको मार्क्स देने हैं। जिसका सबसे खराब होगा उसको ये मार्क्स देना, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको ये मार्क्स देना, मेजॉरिटी उसी के बीच में रखना। इससे ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते आप किसी को, चाहे उसने सारा ही पेपर क्यों ना किया हो। ये एकेडमिक्स का, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि पूरा मार्क्स किया और अच्छे मार्क्स आ गए, वैसा सिस्टम नहीं है इसमें। समझा? उसमें एक स्केल लगता है कि 250 में से दिस इज द अपर लिमिट, यू विल नॉट गेट मोर देन दिस, चाहे आपने सब कुछ किया हो अच्छे से भी। समझा? पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, बट देयर इज अ कैच, देयर आर सम पेपर्स जिसमें अच्छे मार्क्स आते हैं और एफर्ट कम लगता है। कुछ पेपर ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले ऑप्शनल। ऑप्शनल के कितने पेपर? 2। ऑप्शनल के 2 पेपर ऐसे हैं जिसमें अच्छा स्कोर आता है बच्चों को। समझ आ रहा है आपको? अगर ऑप्शनल सही पड़ गया तो इज अ हाई चांस कि आपको अच्छी रैंक मिलेगी। सेकंड, ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसमें अच्छा स्कोर आता है, और ऐसे में पढ़ना ही क्या है, 2 ऐसे लिखने हैं आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके लिए। अगर आप अच्छे राइटर है तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस किए तो अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में भी अच्छा स्कोर आ सकता है आपका। और तीसरी जो चीज है जिसमें अच्छा स्कोर आता है विद मिनिमम एफर्ट्स, दैट इज योर एथिक्स। एथिक्स कौन सा पेपर होता है? जीएस 4। ये चीजें याद रखिएगा। ये 4 ऐसी चीजें हैं, ये 4 ऐसे पेपर्स हैं जिसमें मिनिमम एफर्ट से रिटर्न मैक्सिमम है। इसमें एसे का पेपर, एथिक्स का पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, इनको हम कहते हैं E2O2। क्या कहते हैं? E2O2, दैट इज एसे, एथिक्स, ऑप्शनल के 2 पेपर। समझा? E2O2 का टोटल बताओ जरा, कितना हो जाएगा? 250। एथिक्स के कितने? 250। 250 कितना हो गया? 1000। और ऑप्शनल के कितने? 500। 500 कितना हो गया? E2O2 ही अकेला 1000 देता है आपको। समझा? E2O2 ही टोटल 1000 दे देगा आपको। E2O2 अच्छे से हो गया तो GS 1 2 3 में अगर आप एवरेज स्कोर भी करोगे यू विल क्वालिफाई। समझ आ रहा है? पर ये चीज, और इसमें उतना एफर्ट नहीं लगता, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिटर्न। लेकिन जो डाइसी पोर्शन है इसका, दैट इज ये 3 पेपर, GS 1 2 और 3। समझा? अब सर ये 1 2 3 में, अब ये पूरे में आता क्या क्या है देखते हैं। वो सी, दिस इज यूपीएससी मेंस एग्जाम। पेपर 1 इंडियन लैंग्वेजेस, कितने मार्क्स? 300। फिर इंग्लिश कितने मार्क्स? 300। छोड़िए क्वालिफाइंग है ये। उसके बाद पेपर्स काउंटेड फॉर मेरिट। मेरिट वाले पेपर्स कौन से है? सबसे पहले क्या लिखा है? ऐसे, है ना? ये देखो, इसमें जब आप ऑफिशियल पेपर पढ़ोगे ना, GS 1 को हम पेपर 2 कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर 1 क्या होता है?
ऐसे पेपर 2 होता है GS1, पेपर 3 होता है GS2। समझ आ रहा है आपको? नाउ पेपर 1 में कितने मार्क्स? 250, GS1 में 250, GS2 में 250, GS3 250, 250, 250, 250, टोटल कितने? 1750। फिर क्या? इंटरव्यू, इंटरव्यू में कितने? 275, टोटल कितना हो गया? 2025। समझा? इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। ये हो गया 2025। नाउ सिलेबस। अच्छा, पहले तो लैंग्वेज पेपर कौन कौन सा है? जैसे इंग्लिश तो देना ही देना है, आसामीज, बंगाली, गुजराती तो नहीं दे सकते आप। हिंदी जिसको आती है वो दे सकते हैं, कन्नड़ा, कश्मीरी जिसको आती है वो कश्मीरी में पेपर दे सकते हैं लैंग्वेज का, उर्दू जिसको आती है वो उर्दू में दे सकते हैं लैंग्वेज वाला। ठीक है ना? वो हो गया। उसके बाद ऑप्शनल कौन कौन सा ले सकते हैं आप? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो मुझे लगता है बहुत कम लोग लेते हैं, बट वन ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी, पीपल टेक इट, और बॉटनी, ये बहुत कम लोग लेते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग, बहुत कम। ज्योग्राफी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, ये मैंने नहीं देखा आज तक किसी को लेते हुए। हिस्ट्री, लॉ बहुत कम, लॉ थोड़ा स्कोरिंग नहीं है। मैनेजमेंट बहुत कम, मैथमेटिक्स तो बहुत कम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस बहुत कम। एक बच्चा देखा आज तक मैंने जिसमें मेडिकल साइंस केस में कवर किया था उसने। फिलॉसफी लोग लेते हैं, फिजिक्स तो भूल जाओ। PSIR ले सकते हैं आप, साइकोलॉजी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स नहीं लेते, जोलॉजी लेते हैं, और लिटरेचर, लिटरेचर में क्या ले सकते हैं? हिंदी ले सकते हो, और कहाँ गया? इंग्लिश नहीं है, कश्मीरी ले, इंग्लिश भी है इसमें, कहाँ गया? हाँ, ये इंग्लिश हो गया इधर। हमारे लिए तो ये 3 ऑप्शन ही है ना? इंग्लिश, कश्मीरी और हिंदी, और उर्दू। उर्दू कहाँ गया? इंग्लिश से पहले उर्दू। ठीक है ना? पर ये उन्हीं को लेना चाहिए जिनका मास्टर्स होता है लिटरेचर में। तो लिटरेचर ऐसी चीज़ नहीं है वो गालिब वाली पढ़ा तो जाएंगे अब, इसमें तगड़ा लिटरेचर आता है। तो अ पर्सन हु हैज़ टू टेक ऑप्शनल हैज़ टू डिसाइड ऑन दीज, जो मैंने आपको टिक में दिखाए, इसमें से कुछ डिसाइड करना है। तो मोरलेस एंथ्रोपोलॉजी, कोई है बॉटनी जोलॉजी वाला? PSIR, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और लिटरेचर, पब्लिक एड। अब सर, लिटरेचर वाला जो खुद लिटरेचर वाला है वो लिटरेचर लेगा, जो साइकोलॉजी वाला है वही साइकोलॉजी ले सकता है, जो फिलॉसफी वाला है वही फिलॉसफी ले सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे एंथ्रो, PSIR, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पबैड, जिनका ये बैकग्राउंड नहीं होता वो भी ये ले सकते हैं। जिनका एंथ्रो नहीं होता वो एंथ्रो ले सकते हैं। जिनने अपने बैकग्राउंड में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा होता वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। जिन्होंने पबैड नहीं पढ़ा होता वो पबैड ले सकते हैं। ठीक है ना? बिकॉज मेहनत लेकिन अच्छा पड़ेगा। ज्योग्राफी थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा टेक्निकल है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो होते हैं उनके लिए ज्योग्राफी अच्छा ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी केस में अच्छा नहीं है, सम प्रॉब्लम विद सोशियोलॉजी इन केस एग्जामिनेशन, वो मैं कैमरा पे नहीं बता सकता। ये भी आप केस अगर देना है तो सोशियो को थोड़ा अवॉइड करना। बचा क्या? एंथ्रो, PSIR और पबैड। ये 3 मैंने अगर शॉर्टलिस्ट करके दे दिए, जाके घर जाओ, तीनों का सिलेबस देखो, तीनों में से जो अपीलिंग लगेगा आपको, 1-2 पढ़ लेना चैप्टर्स, कोई बुक से या इंटरनेट से किसी के लेक्चर सुन लेना, जो अपीलिंग लगेगा उसी को उठाना है। जोलॉजी तो वही लेगा ना जिसका जोलॉजी बैकग्राउंड होगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब आगे। जो 300 मार्क्स वाला 75 मार्क्स तो लाने ना उसमें, वो नहीं होता है, कुछ प्रिसाइज राइटिंग होती है। मान लीजिए उर्दू में पैसेज होगा, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश का पैसेज होगा उर्दू में ट्रांसलेट करके देना है। तुम्हें लिखना है ना, जब ट्रांसलेट करोगे तो लिखोगे ना उर्दू में। ठीक है ना? वो नहीं होता है उतना कुछ। ठीक है? वो मामूली सी चीज़ है वो। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में जाता है वो। चले आगे।
सिलेबस देखिए आप, देखिए सर ये क्या लिखा है इधर, GS 1, उसके बाद एक और सिलेबस GS 2, उसके बाद GS 3 और उसके बाद GS 4। ठीक है ना, मैं ज़्यादा पिक्युलैरिटीज़ में नहीं जाना चाहता बिकॉज अभी आप इनिशिएट कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको ये, इसीलिए मैं ऊपर से आपको बैकग्राउंड दूंगा। पहले GS 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या लिखा है इधर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ध्यान से सुनिए, इस एक एक वर्ड पे फोकस करना है, हेरिटेज कल्चर। उसके बाद क्या लिखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो मोटा मोटा मुझे बताओ क्या क्या है इसमें। एक कल्चर है बिल्कुल, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। तो GS 1 में मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा ये थोड़े टेक्निकल पोर्शंस है। क्यों, क्योंकि GS 1 में कितने सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तब GS 1 कर पाओगे। समझा। GS 4 में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, GS 4 में क्या पढ़ना है, सिर्फ एथिक्स, दैट इज ओनली 1 सब्जेक्ट। GS 4 में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। समझा रहा, इसीलिए मैंने कहा आपको GS 4 में स्कोर करना आसान होता है। समझा, बिकॉज GS 1 में यू हैव टू स्टडी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 4। अब अगर वो 4 सब्जेक्ट आप देखोगे, आपने बोला सर इसमें हिस्ट्री वगैरह सब आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से आप सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, सिलेबस में देखोगे, ये अब आपको डिटेल में बताएगा। इंडियन कल्चर पढ़ना है, और कल्चर में क्या पढ़ना है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। समझा, कहां का, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स। क्लियर दिया इन्होंने। कल्चर पढ़ना है, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। समझा, आर्ट में फिर वो डांस वगैरह वगैरह, पेंटिंग वेंटिंग सब आता है। उसके बाद क्या लिखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज फ्रॉम मिडिल ऑफ द 18th, दैट इज 1750 के बाद। समझा, कहीं पे लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री कहीं पे लिखा है, तो एंशिएंट मिडीवल इज नॉट आस्क्ड इन मेंस। समझा, एंशिएंट मिडीवल मेंस में वो प्री में आता है। हाँ, एंशिएंट मिडीवल का आर्किटेक्चर आ सकता है, ठीक है, कल्चर में आएगा। एंशिएंट मिडीवल का लिटरेचर आ सकता है, एंशिएंट मिडीवल का आर्ट फॉर्म आ सकता है, मगर एंशिएंट मिडीवल का हिस्ट्री नहीं आएगा। समझ आ रहा आपको, बिकॉज हिस्ट्री स्पेसिफिकली कौन सी दी गई है, मॉडर्न, 1750 के बाद। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, फ्रीडम स्ट्रगल। भाई कौन कौन सा कंट्रीब्यूटर था, गांधी, अंबेडकर वगैरह वगैरह, जो भी सारे, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे। ये एक एक लाइन पढ़नी है, इस पे गौर करना है। हिस्ट्री है तो बस हिस्ट्री आएगा इसमें, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली देखना है कि लिखा क्या क्या है। और मैं आपको कह रहा हूं यूपीएससी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ये एसएसबी नहीं है कि कुछ दिया था सिलेबस में कुछ और एग्जाम में कुछ और आया। स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जो दिया है वहीं से आएगा। समझा, ऐसे ही फिर आप अंदर जा सकते हैं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी आता है। उसके बाद क्या है, GS 2, क्या क्या लिखा है, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो मोटा मोटा मैं क्या कह सकता हूं इसमें क्या क्या है। GS 2 में यू हैव पॉलिटी, यू हैव गवर्नेंस, you have social justice and international, how many subjects, 4 सब्जेक्ट यहां भी पढ़ने हैं। समझा, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन है, बिकॉज इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। GS 3 क्या लिखा है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मोटा मोटा क्या अगर मैं लिखूं इसमें, GS 3 में क्या क्या आएगा, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट। तो GS 3 में 5 सब्जेक्ट है। अब जरा मुझे बताओ, एक बेवकूफ इंसान भी बता सकता है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा उसमें 250 मार्क्स है सिर्फ एक ऐसे लिखने में, और अगर मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं उसमें भी कितने हैं, 250 ही है। तो ज्यादा इजी क्या है, ऐसे, लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं होती है हमारी। ज्यादा इजी क्या है, एथिक्स। समझा, 1 सब्जेक्ट 250 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट दे रहा 250,
क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ये डिटेल में हो गया GS4। GS4 में क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स में ही आता है पूरा। दैट्स इट, दिस इज योर सिलेबस। क्लियर हुआ? फिर ये 275 मार्क्स का क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी मोरलेस इट इज अ कॉन्वर्सेशन। आप हमेशा देखोगे से ये वीडियो में जो आप देखते हो ना इंटरव्यूज से, जो हम भी करते हैं, जैसे कल भी हमारे इंटरव्यूज थे, तो मॉक जिसको आप कहते हैं, वो असल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इंटरव्यू का जैसे कभी देखा आपने कोई इंटरव्यू ऐसा आपको लगा यार ये क्या क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब ये जैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना? असल इंटरव्यू वैसा ही होता है। ये जो होता है ना, जैसे जैसे हम वीडियोस में, चलो भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो इंट्रोड्यूस करेगा, फिर वो रुकेगा, फिर पूछेगा सवाल, वो ये सब, फिर उसको बोलेगा इसको प्रपोज करो, और वो ये सब नहीं होता उधर। उधर कॉन्वर्सेशंस होती है। ऐसे आ गया कोई, हाँ अच्छा तो आपका नाम क्या, चलो बोलो कुछ अपने बारे में, ऐसे ही सीधे, ठीक है ना? उसमें ये फॉर्मेलिटी नहीं होती कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का कुछ ऐसा। बहुत बार तो इंट्रोडक्शन पूछते ही नहीं, सीधा ही अच्छा आप आ गए, हाँ बताओ अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, या ऐसा कुछ बता दिया कि अभी बताओ 5 बड़े इश्यूज क्या है, उसी को पूछा, ठीक है? जैसे जनरली ऐसा होता है, क्योंकि अब मैं इंटरव्यूज पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ शुरुआत में जो कैंडिडेट्स आते हैं उसमें हम बारूद लेकर आते हैं, अब तैयार होता है भाई ऐसा ऐसा पूछना है। फिर जैसे ही होता है ना 10-20 बच्चे जब निकल गए आप इंटरव्यू, अब बारूद खत्म। अब क्या होता है उसके बाद जो आता है उसको बोला हाँ बोलो अभी क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में, बोला सर अभी ऐसे चल रहा है GST 2 का रिफॉर्म आ गया, बस पकड़ेंगे फिर उसे, बताओ अब GST 2 में क्या चल रहा है, ठीक है ना? वो फिर उसी से सवाल पूछते हैं। जैसे कल भी हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे, उसमें हमने बच्चों को फिर पूछा कि हाँ अभी, जैसे मैंने पूछा उनको कि अभी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या नया हो रहा है, तो उसने यही बोला कि सर GST 2 के रिफॉर्म्स हुए। फिर उसको अच्छा बताओ GST कौन सा टैक्स है, कहाँ पे लगता है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, प्रोपोर्शनल है, फिर GST निल क्या होता है, GST एग्जेम्प्ट क्या होता है, GST 0 रेट क्या होता है। तो उसमें फिर वो जो बोलेगा उसमें उसकी मौत है, ठीक है ना? बिकॉज जो पैनल होता है दे हैव अराउंड 250 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यूमुलेटेड। तो 250 साल का एक्सपीरियंस एक 20 साल 25 साल का बच्चा उसको compete नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल। और इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता आपको सवालों के जवाब आते हैं या नहीं। एक लड़का आया था कल, IIT मद्रास से था, उसका भी इंटरव्यू था, उसको मैंने बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जो कि उसको नहीं आए, पर फिर उसने पूछा सर मुझे नहीं आए क्वेश्चंस आपके, तो ये कोई गलत बात तो नहीं? मैंने कहा कोई गलत बात नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपको मैं बैक टू बैक 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको नहीं आ रहे और आप एक्सेप्ट करो सर मुझे नहीं पता, इसमें कोई गलत बात। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे और वहीं पे अपना आंसर बनाने की कोशिश करोगे, वो आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। वही वो देखना चाह रहा था कि ये कोई झूठ तो नहीं बोलेगा, अपनी तरफ से कोई अपना डेटा तो नहीं निकाल के देगा जो गलत होगा, उसी वक्त रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको 10 के 10 नहीं आ रहे हैं और आप एक्सेप्ट करो सर नहीं आता मुझे, हाँ, अब अगर वो मिस्टेक इन, देन ही हैज टू से सर मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट एम आई अलाउड टू मेक अ गेस? देन यू आर अलाउड टू मेक अ गेस, देन यू कैन मेक अ गेस, ठीक है ना? यू कैन नॉट मेक योर डेटा ऑन योर ओन। जैसे मैंने एक बच्चे को कल पूछा बताओ एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड क्या है, तो उसने बोला सर इनविजिबल हैंड एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आता और वो हैंड होता है, ठीक है ना, जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेता है। मैंने कहा ये पढ़ा तुमने? कहा? बोला नहीं सर। मैंने कहा अभी बनाया आंसर? बोला हाँ। तो ये नहीं करना है, ये आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है, ये बदमाश बंदा है, ठीक है ना, ये गलती कर रहा है। कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश आर दी ओनली 2 ऑप्शंस इन UPSC, तो आप उनको बता सकते। उसमें मीडियम लिखना पड़ता है पहले, और इसमें मिक्स भी चलता है कभी। जनरली हम ये कहते हैं कि जिस भाषा में आपको सवाल पूछे जाते हैं उसी भाषा में जवाब दो। अगर वो उर्दू में पूछ रहा है तो उर्दू में जवाब दो, हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में जवाब दो, इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में जवाब दो। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक पैनलिस्ट को बोर्ड के सामने गया था, तो उसका मीडियम था हिंदी, और बोर्ड को पता था कि इसका मीडियम हिंदी है। उन्हें इंग्लिश में शुरू किया, ये देखने के लिए कि बंदा क्या करेगा। और उन्हें इंग्लिश में इंटरव्यू शुरू किया, और वो बेचारा इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दे रहा था। उसका जब 15 मिनट खत्म हुआ, वो बोर्ड को अब वो देखना चाह रहे थे बंदा, लेकिन उसने एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने अटेम्प्ट किया, और वो देखना चाह रहे थे अटेम्प्ट करेगा या भागेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका मीडियम क्या था? बोला सर हिंदी। और आपने बोला क्यों नहीं? बोला सर आपने शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। उस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ वो। बहुत अच्छे मार्क्स थे इंटरव्यू के,
हालांकि उसकी टूटी फूटी इंग्लिश थी। तो इंटरव्यू का ये मकसद नहीं होता कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप इंसान कैसे हो, वो पकड़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो 250 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनमें ये काबिलियत है कि वो उनका दिल चीर कर देख सके कि अंदर क्या है। डिस्पाइट दैट यू सी कि काफ़ी सारे गलत लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना, जो करप्ट है, अंदर से काले हैं। तो ये पता चल जाता है कि इंटरव्यू का प्रोसेस उतना भी फुल प्रूफ नहीं है, आप फेक कर सकते हो। बिकॉज ये 20 मिनट का एक्सपीरियंस होता है, 20 मिनट में हाँ यू कैन फेक इट, आप अपनी पर्सनैलिटी को फेक दिखा सकते हो। और मुझे नहीं लगता है कि पैनल में इतनी ताकत होती है कि वो उसका दिल चीर के देख सके। वो तो कोई ऊपर ऊपर वाले का बंदा होता है जो कोई देख सके अंदर क्या है, जनरली उनको नहीं दिखता। ठीक है ना, आज क्योंकि ट्रिक्स है कि आपको कैसी चीज़ें दिखानी है, कैसी चीज़ें आपको बतानी है, कैसे आप हम्बल दिखोगे, है ना। जो ये एक्टर्स फैक्टर्स करते हैं, वो जो पेपराजी को लाते हैं, कैसे वो हम्बल दिखेंगे, है ना, कैसे वो किसी को खाना खिला रहे हैं तो वहाँ फोटो 10 आते हैं उठाने, ये सारे ट्रिक्स हैं। ढोलपुर हाउस में दिल्ली में होता, एक ही जगह होता है वो, और ढोलपुर ही जाना पड़ेगा। वो देखते हैं ना, वो जहाँ पर यूपीएससी पीसी से लिखा होता है, दैट्स द ओनली प्लेस दे टेक इंटरव्यूज। ऐसा कमांडिंग एक्सपीरियंस इज अ बिग बोर्ड, सर्कुलर बोर्ड होता है, और आपको बीच में बिठाया जाता है। स्टार्ट विद द चेयरमैन एंड देन फिर मेंबर्स होते हैं, फिर वापस चेयरमैन आता है, फिर चेयरमैन बोलता है ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म। कभी कभार वहीं से पूछते हैं, चलो जब ऐसे कोई आ गया, मेरे कलीग को पूछा था, उसको बोला कि चलो इंटरव्यू तो बहुत हो गया, आप सवाल पूछो हमसे। तो उसने सब कुछ तैयार किया था पर ये सवाल तैयार नहीं किए थे कि मैं क्या पूछूं। पर जो विट्टी होता है उसको जवाब होते हैं, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा। वो बोला कि उन्होंने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में कैसे हम ठीक कर सकते हैं चीज़ें ताकि हम अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर सके, ऐसा कुछ। तो उसमें भी ब्रेक डाउन होता है। एक बंदा होता है जो सिचुएशनल पूछेगा ताकि वो मेंटल अलर्टनेस देख सके। केएस में उतना नहीं होता, यूपीएससी में होता है। मान लीजिए बोल दिया कि चलो ऐसी कोई मतलब अतरंगी सवाल पूछा कि जिस सड़क से आप आए हो उस सड़क का पूरा मुझे बताओ कि ब्रेड्थ कितना था, या आप जब अंदर आए तो कितने स्टेप्स लेकर अंदर आए। तो वो सब होता है कि बस की मेंटल अलर्टनेस कितनी है वो चेक करने के लिए। कुछ होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको अपने बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ होते हैं जो जनरल करंट अफेयर्स का पूछेंगे आपको कि दुनिया में जो चल रहा है आपको पता है नहीं पता है। तो वो मिक्स होता है टोटल, बट इट्स अ वेरी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन टाइप स्टफ। इट्स नॉट लाइक कि आपको ड्रेन किया जाएगा हर एक चीज़ पे, कॉन्वर्सेशन टाइप होता है। और बच्चे जो एंजॉय करते हैं कॉन्वर्सेशन, मोरलेस उनका इंटरव्यू अच्छा होता है। इंटरव्यू ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं फंस गया 20 मिनट के लिए। काफ़ी कम बच्चे होते हैं वो जो 20 मिनट बड़ा एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बड़ा कंफर्टेबल होता है एनवायरनमेंट। इंटरव्यू शुड नेवर बी योर कंसर्न। हाँ, इफ़ यू हैव अ रॉन्ग पर्सनैलिटी इन द सेंस यू ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ, होता है ना, दैट्स अ विशियस नेचर। मान लीजिए गलती आपकी लेकिन डिफेंड करोगे, तो जनरली ऐसा कैसे दिखता है। मान लीजिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ किसी का, तो देयर वाज दिस गर्ल वंस, तो अभी केएस हो उसका, मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने सोचा उस पता नहीं इंट्रोडक्शन ही में मुझे लगा कि ऐसा कि लड़की थोड़ा मिजाज उसका अलग है, थोड़ा तेज मिजाज है, ऐसा फील हुआ मुझे, कुछ अंदर से होता ना फील कभी। तो मैंने सोचा ठीक है टेस्ट है। तो मैंने उसको सवाल पूछा बड़ा इजी, और फिर टोका। वो जवाब दे रही थी, मैंने टोका, मैंने दूसरा सवाल पूछा, उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से टोका। जब मैंने 2-3 बार उसको टोका, फिर उसको लगा कि भाई ये तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। चौथी बार जब मैंने टोका तो उसने अपना आंसर पहले कंप्लीट किया, उसके बाद बोला सर आप जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब ये है। तो उधर मुझे पता चला भाई शी इज़ समवन जिसको अपने आप को डिफेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, और वो एक अच्छा वर्चू नहीं है इसमें। केएस में मैंने कहा ना, केएस का इंटरव्यू अलग होता है। अगर यही चीज़ यूपीएससी में होता, वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती है। केएस के इंटरव्यूज़ में ये सब नहीं होता है। केएस में पूछेंगे हाँ बताओ आपने क्या पढ़ा है, और उसी पे सवाल होते हैं, वहाँ मोरलेस एकेडमिक चीज़ें पूछी जाती है। यूपीएससी में आपका पर्सनैलिटी पूरा इवेलुएट होगा, तो मैं उस हिसाब से देख रहा था। केएस में तो इतना कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्ट वॉब्जेक्ट पता है तो दैट्स इट, उसमें पर्सनैलिटी उतना इवेलुएट नहीं होता। ठीक है, और बताओ।
अगर उसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होता ना, उसको पता चलती है उधर, वो फाड़ देते हैं इस चीज पे। इमीडिएटली उनको रेजिस्टेंस होता है इससे, इन चीजों से। सी, आप कहाँ से हो? हाँ, खानियर से। हाँ, सी, लेट्स सपोज यू आर इन द पैनल, ठीक है ना, आप इंटरव्यू कर रहे हो और खानियार से कोई लड़का आया या लड़की आई आपकी कॉलोनी से, आपको लगता है आप बायस हो गए थोड़े? बी रीजनेबल, है ना? वही होता है उधर भी, ठीक है? कौन कहाँ से है, किसका कैसा बैकग्राउंड है, वैसे ही होता है। अब आप समझदार हैं, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, शाबाश। थोड़ा ब्रीफ समझ आया क्या एग्जाम है? ये शुरू करने से पहले करना है, समझना है ये, फिर आप शुरू करते हो। अब आपको पता, अब मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स। नाउ यू नो प्रीलिम्स में क्लोज टू 20% 20 सवाल देगा, मेंस में GS3 में इंपॉर्टेंट है। और अब मैं इसको शुरू करूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं। कम अब डिपेंड करता है ना कितने कम, एक का कम होता है 90, दूसरे का कम होता है 50। 50 आएंगे उस पर तो नहीं होगा ना कुछ कम, इन द सेंस कि रिलेटिवली अगर कम है बाकी पेपर से तो यू कैन क्वालिफाई स्टिल मोरलेस। कभी देखो ऐसा भी होता है जब आप मेंस लिखते हो ना, व्हेन आई रोट माय सेकंड मेंस, जो मेरा सबसे अच्छा पेपर, मेरा स्ट्रेंथ इसमें GS3 है, GS3 मेरा सबसे अच्छा है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह, आई हैव बीन अ फैकल्टी फॉर दिस फ्रॉम लास्ट 10 years नाउ। तो GS3 बीइंग माय फोटे और इसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। मुझे GS2 में अच्छे मार्क्स आते थे और मुझे अभी तक नहीं पता क्यों, बिकॉज मैं सबसे अच्छा पेपर GS3 करता था। कभी कभार आपको पता भी नहीं होता है कि आपको कम मार्क्स क्यों आते हैं, ठीक है ना, यू डोंट नो। आपको फिर उसके वो आंसर्स लाने हैं, फाइल फॉर RTI, फिर वो आंसर मिलेंगे, फिर वो आंसर आपको किसी एक्सपर्ट से एवेलुएट कराने हैं, शायद वो बता पाए कि क्या दिक्कत है। कभी पता भी नहीं होता है कि गलती कहाँ हुई, कभी पता ऐसा होता हो जाता है कभी। हाँ देखिए, ये तो अब एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं, दैट इज सम प्री रिक्विजिट्स फॉर दिस एग्जाम। देखिए, मैं पहले बता दूं कि हमें क्या चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। what we do not need, what we do not need। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज़ नहीं चाहिए? सबसे पहले what we do not need is पर्सन जिसका मेन फोकस इंटेलिजेंस है। वो बस चाहता है कि भाई मेरा इंटेलिजेंस तगड़ा हो, और या मैं हूँ इंटेलिजेंट। वी डोंट नीड इंटेलिजेंस हियर। आप देखोगे खुद भी कल को, इसमें कोई इतना तूफान का इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। ये एग्जाम ही ऐसा है, यू डोंट नीड हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट पीपल विद अ बेसिक कंसिस्टेंट बैकग्राउंड, जो कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा सकते हैं, क्वालिफाई दिस एग्जाम विद अ बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें इंटेलिजेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम इज कि आपका अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड हो। नॉट रिक्वायर्ड। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कैसा भी हो, कोई जरूरत नहीं उसका। आपने इग्नू से पढ़ा है, प्राइवेट पढ़ा है, आपके 5 बैकलॉग थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। What is not required in this exam is a lot of money, finances. जैसे coaching has now become a lot of affordable by a lot of amount, और अगर
किताबें विताबें जब हम खरीदते तब तो सिर्फ किताबें थी, आज तो आपके पास फ्री मटेरियल है, किताबें पीडीएफ फॉर्म में है। अगर आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप है 15-20 हज़ार का, सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। उतना इसमें अब प्राइस बैरियर नहीं है जो पहले होता था। ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए इसके लिए। अब चाहिए क्या फिर? इंटेलिजेंस अगर नहीं चाहिए तो उसकी जगह क्या चाहिए? व्हाट वी डू नीड इज नंबर 1 कंसिस्टेंसी, दैट इज व्हाट वी नीड, ठीक है ना। तो अगर आप आज शुरू करो, मैंने आपको कहा आप 27 में एग्जाम दे सकते हो, तो उसमें क्या आप रोजाना 5 घंटा 10 घंटा देने के लिए तैयार हो? और ये इजी नहीं है, ये सबसे मुश्किल काम है। तो देयर इज अ सेइंग कि अपना हाथ इतना भी मत खुलाओ कि तुम परेशान हो जाओ, और इतना भी बंद मत करो कि कुछ दो ही मत। इट्स इन विद रिस्पेक्ट टू चैरिटी, कि इतनी भी चैरिटी नहीं करनी चाहिए कि पूरा ही खाली कर दिया, और इतना भी रोको मत कि कुछ मत दो। जो ऊपर वाले को सबसे बेहतरीन पसंदीदा अमल है वो है छोटा छोटा अमाउंट मगर रोजाना, कंसिस्टेंसी, छोटा छोटा। बिल्कुल ऐसे ही हमें 18 घंटे की पढ़ाई नहीं चाहिए, ना ही हमें 4 घंटे की पढ़ाई चाहिए। हमें चाहिए 8 घंटा 9 घंटा, टाइम है तो 10 घंटा, 10 घंटा रोजाना। बाकी आपके पास टाइम होना चाहिए सोने के लिए। यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड 7 आवर स्लीप। 7 आवर स्लीप। अगर आपने स्लीप कम कर ली, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन को। आप बोलोगे अब से मैं सोना कम करूंगा, नहीं, 7 घंटा सोना है आपको। तो लेट्स सपोज 5 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो स्लीप बाय 10, है ना, 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठो, ऐसे करके 7 घंटे की स्लीप। उसके बाद आपके पास तब भी 7 घंटे अगर मैं हटाऊं तो 24 में से 7 कट गए तो कितने बचे? हाँ 17, है ना। 17 आवर्स। 17 आवर्स में प्रेयर्स और खाना वाना वगैरह जो भी है उसमें मैं रख रहा हूँ आपको और 6 से 7 घंटे, जिसमें आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, दोस्तों से भी मिल रहे हो, सब कुछ। उसके बाद अगर ये 7 घंटे कटे, कितना बचा? 10 घंटे। 10 घंटे फोकस्ड स्टडी होना चाहिए डेली। ये पहले क्लियर होना चाहिए। रोजाना 10-10 घंटे देने अगले 1.5 साल तक, ठीक है ना। अगर नहीं दोगे, लेट्स सपोज आपने कहा सर हम 4 घंटे दे सकते हैं, तो आप 27 का एग्जाम नहीं दे सकते, आपका एग्जाम 28 पे खिंच जाएगा, ठीक है ना। जिसने कम टाइम दिया उसको वक्त ज़्यादा लगेगा। जो 10-10 घंटे, मैं 10-10 घंटे के हिसाब से अगर मैप कर सकूं तो मैं कह सकता हूं द अर्लीस्ट अटेम्प्ट यू कैन हैव इज 27 इफ यू स्टार्ट नाउ। लेट्स सपोज आपने कहा सर हम 2 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, 2 महीने के बाद स्टार्ट करोगे तो 28 पे चले जाओगे। 28 का एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो मैं अभी नहीं कह सकता आपको, जो इसमें कहां पर किस किस महीने तक क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें 2 महीने चेंज हो जाएंगे, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले हम प्रीलिम्स करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में जाएंगे। फिर मैं उनको कहता हूँ ऐसा क्यों? वो बोलते हैं, वहाँ से एक लड़की बोल रही थी सर जब प्री ही नहीं होगा तो मेंस का क्या फ़ायदा। मैं कहा ये बिल्कुल लॉजिक है आपका, प्री नहीं होगा तो मेंस का क्या फ़ायदा। मगर मुझे बोलो तुम प्री के हिसाब से पढ़ोगे, फिर प्री होगा, मेंस आएगा नहीं, तुम्हें मेंस आएगा नहीं तो तुम्हारे प्री का क्या फ़ायदा है कि नहीं। ये एग्ज़ाम आपको प्री क्वालिफाई थोड़ी करना है। आप थोड़ी आए हो सर हमें प्री क्वालिफाई करा दो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम तब तक आप नहीं दे सकते जब तक तीनों लेवल के लिए तैयार नहीं हो आप, ठीक है ना। बिकॉज मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ था। मैं जस्ट फाइनल ईयर खत्म ही हुआ था तो मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया। बिकॉज उस एज में कोई कुछ भी बोले, इंसान को लगता है कि मैं तो सुपर स्टार हूँ। मुझे सबने बोला मत दो, मैंने कहा देते हैं। मैं मेंस के लिए तैयार नहीं था ना, मैंने तैयारी की थी। मैंने सोचा कि देते हैं ऐसी, देखते हैं क्या होगा। गलती से मेरा प्रीलिम्स हो गया। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कोई तैयारी नहीं मेंस की, मुझे कोई आइडिया नहीं था आंसर राइटिंग का। मैंने 6 महीना 7 महीना पढ़ा, वो प्री हो गया। देन आई वाज लाइक अब क्या है। तो फिर मेंस में जो मार पड़ी वो फिर मुझे ही पता है, बिकॉज आई वाज लाइक 21 एट दैट टाइम, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर समझा मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैं 15 से ऊपर जा ही नहीं पाता था। मैं इतना तेज भी लिखूं, मैं 15 से ऊपर नहीं जा पाता था, ठीक है ना। इवन इफ अगर मुझे सारा भी पता था, मैं लिख ही नहीं पाता था। वाई? बिकॉज इसमें आंसर राइटिंग का एक क्लास होता है कि यू नीड टू अटेन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टू कंप्लीट द पेपर। ये आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है भरते रहो कॉन्टिनेशन शीट्स। वहाँ एक स्पेसिफिक आपको स्लॉट मिलता है, उसमें लिखना है
और 7 मिनट में लिखना है, ठीक है ना। वो 7 मिनट का अगर 9 मिनट हो गया, मामला खत्म, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अब ये निटिग्रिटीज पता नहीं थी, तो फिर वो प्री क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता फिर। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर मेंस फर्स्ट। पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए, फिर प्री की तैयारी करते हैं। तो जैसे आज आप शुरू कर रहे हैं, आपका मेंस का तैयारी होना चाहिए, फिर प्री ओरिएंटेड स्टडी हम करते हैं प्रीलिम्स से जस्ट 4 महीना पहले। तो अगर मई में आपका प्रीलिम्स है, जनवरी लास्ट वीक से या फरवरी से आप प्री ओरिएंटेड पढ़ना शुरू करते हैं। आखिरी 4 महीने में आप सिर्फ फोकस करते हैं प्री पर, फिर आप प्री देते हैं और उसके तुरंत बाद मेंस पे शिफ्ट करते हैं, बिकॉज मेंस का मवाद तैयार होता है आपके पास पहले से। ऐसा नहीं होता है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस देंगे, वो कोई, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिस्टम ही पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने सेकंड चीज पूछा, सर प्लान बी का क्या करें। देखिए, यू वुड हैव हर्ड अबाउट दिस गाय हजरत खालिद, है ना, ही वाज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। तो हुआ क्या, लेट्स सपोज आप जब भी देखते थे वो किसी भी एक्सपेडिशन पे जाते थे, तो उनको भेजा गया कि भाई फलाना चीज है, समवन हैज अटैक्ड अस एंड यू गो एंड डिफेंड अस। तो वो जब भी जाते थे, व्हाई वाज ही अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, बिकॉज उनको हर एक इवेंचुअलिटी पे नजर होती थी। वो जब जाते थे, ही वॉज लाइक फर्स्ट, वो पहले पिक्चर दिमाग में रखते थे, अगर ऐसा होगा फिर मैं क्या करूंगा, अगर वो फेल हो गया फिर मैं ऐसा, इस सिचुएशन में ऐसे करूंगा। उनके पास हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक एक्सपेडिशन पे 10 से 12 प्लान्स होते थे कि किस सिचुएशन में कैसा कैसा हो सकता है। फिर जाके वो हर चीज पे स्ट्रेटेजाइज करते थे। अ स्मार्ट इंडिविजुअल एंड स्ट्रेटेजिस्ट इज वन जो हर एक इवेंचुअलिटी पहले ही सोचे। तो लेट्स सपोज आप इस तरीके से इस प्रिपरेशन में नहीं आना कि आपको लगेगा कि मैं कर लूंगा क्वालिफाई। ये बिलीफ होना अच्छा है, मैं जीतूंगा, ये अच्छा बिलीफ है, लेकिन ये एक हद में रहना चाहिए। ये इमोशनल वो बहकावे में नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे फील होता है, फील विल नहीं होता कुछ, इसमें बड़ा स्ट्रेटेजी के साथ अंदर जाना है। अब देखिए, डेटा सजेस्ट करता है कि अगर 100 बच्चे इस क्लास में आएंगे, यूपीएससी शायद कोई 1 बच्चा करेगा उसमें, डेटा ये सजेस्ट करता है। केएस में शायद ज्यादा बच्चे कर ले, यूपीएससी तो 1 कर लेगा, बैच में 1 बच्चा हो सकता है जो यूपीएससी लेवल का होता है, ठीक है ना। तो जब मैं इस प्रिपरेशन में आ रहा हूं, मैं क्या सोच के आ रहा हूं, मैं सोच के आ रहा हूं, देखो मेरा प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, दैट इज माय वन स्ट्रेटेजी जहां पर मेरी तीनों लेवल्स क्वालिफाई हुई है। दूसरा हो सकता है मैं मेंस में रुक जाऊं, देन मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं अगले बार फिर से अटेम्प्ट करूंगा, और मैंने सोचा है कि अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मेंस अगर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कम से कम मैं 3 से 4 अटेम्प्ट दूंगा। तो अगर सारा ही क्वालिफाई हो रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खत्म मामला। अगर मैं मेंस में रुक रहा हूं, मेंस में, प्री में नहीं, तो मैं कम से कम 3 अटेम्प्ट और दूंगा। जो बच्चे मेंस में रुकते हैं 3 अटेम्प्ट्स में, दे माइट रीच द एंड, ठीक है ना। और अगर मेरा प्री ही क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है ना, मैंने 1 अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, मुझे ऑप्शन ढूंढना चाहिए, मुझे पहले से ऑप्शन ढूंढना चाहिए, समझा। अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, प्री क्वालिफाई नहीं होगा 3 अटेम्प्ट में, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यू फाइंड ऑप्शंस, बिकॉज जनरली 3 अटेम्प्ट्स में मैक्सिमम सिलेक्शंस होती है। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि आपको 6 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। 6वें अटेम्प्ट में भी होता है क्वालिफाई लोगों का, पर वो काफी कम है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो काफी नजदीक होते हैं, उनको बस 10 मार्क्स चाहिए होते हैं, 20 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या, अगली बार में अगर 10 मार्क्स आ गए तो क्वालिफाई हो जाएगा। अब जिसको 150 मार्क्स का फर्क है, वो 1 साल में उसको पूरा नहीं कर पाएगा, समझ आ रहा है। अब पॉइंट क्या है सर, ऑप्शन मतलब क्या, इस ऑप्शन से मेरी क्या मुराद है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब भी आपको जंग लड़ने जाना है, तो आपने मुझे बोला कि भाई जंग हो रहा है, अभी आप जाइए लड़िए उनके साथ। मैं कहूँगा देखो मैं अकेले तो जाऊँगा नहीं, आर्मी का है, तो आर्मी तो बोला कि घर पे खाना खा रही है। मैं कहा इस केस में तो मैं जाऊँगा नहीं जंग लड़ने, बिकॉज मैं तैयार नहीं हूँ। अब आर्मी को लाइए, उनको 2 महीना ट्रेन कराइए, उसके बाद जाएंगे हम। तो मेरी आर्मी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं जंग लड़ने जाऊँगा, फिर मैं 10 प्लान्स के साथ जाऊँगा। जब आर्मी ही नहीं है तो प्लान काहे का। तो आर्मी मतलब क्या, आर्मी हो गया मेरी तैयारी, प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन ही नहीं की तो प्लान किसका, क्या प्लान करेंगे आप, क्या स्ट्रेटेजाइज करेंगे, आपका प्रिपरेशन ही नहीं है। तो पहले प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन में 18 से 19 महीने दो, उसके बाद
आपके अब प्लान्स क्या होने चाहिए? टॉप पे यूपीएससी, उसके बाद जेकेपीएससी, उसके बाद जेके एसएसबी, और साथ में मास्टर्स जो इग्नू से करोगे आप। समझ आ रहा है? ये बाद में करना है। अब आप अभी आओगे, देखो अब मैं बोलूँगा अब होगा क्या। लेट्स सपोज कल ज्वाइन करोगे आप, वहाँ से नायब तहसीलदार की पोस्ट निकलेंगे 2 महीने में, आप फिर आओगे मेरे पास, सर मैं नायब तहसीलदार दूँ। ये करोगे आप, मुझे पता है ना सर, ये नायब तहसीलदार बहुत साल के बाद आया, मैं दूँ ये एस्केपिस्ट माइंडसेट है। उसको पता है कि उसको क्वालिफाई नहीं होगा यूपीएससी, उसको पता है ये बात, वो पहले ही ढूंढ रहा है ताकि वो घर वालों को बता सके कि नायब तहसीलदार आया था ना इसीलिए, वरना तो मेरा हो जाता है ना। तो पहले तो अपनी तैयारी करो आर्मी। 18 महीने तक कुछ मत सोचो, कान वान बंद, कोई पोस्ट, कोई मास्टर्स, कोई कुछ नहीं, चुपचाप। 18 महीने में एक बार आपको हाथ में आ गया एग्जाम, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया, फिर आप सारे एग्जाम दो, इसमें एसएससी भी जोड़ दो, बिकॉज तैयारी एक बार करनी है। हाँ, जब तैयारी हो जाएगी फिर एक ही साल देना है। जैसे आपने यूपीएससी दे दिया मई में, अगस्त में आपका केस होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इससे पहले भी एग्जाम्पल दी मनान की। मनान है ना, ये मनान भट्ट, IAS 23 रैंक्ड 88 है ना। ही स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन, आई न्यू हिम बैक कुछ साल पहले। इसने अतिया में शुरू किया 2021 में, पहले जॉब कर रहा था, इंजीनियर था, जॉब किया, उसके बाद जॉब छोड़ा, 21 में प्रिपरेशन शुरू करी। तो कुछ कोचिंग वोचिंग किया वगैरह वगैरह सब कुछ जो करना था, आर्मी तैयार की, तब तक कोई एग्जाम नहीं दिया। अब जब रेडी हुआ, नाउ ही वाज रेडी टू कम बैक। अब ये वापस आया कश्मीर ही वाज लाइक लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज नाउ, कि क्या क्या दे सकते हैं। सो उसने उन्हीं दिनों जेकेएसएसबी का एक पोस्ट निकला था बाय द नेम ऑफ सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला था। सब इंस्पेक्टर में बैठा हो, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उसने क्वालिफाई किया। क्या पढ़ के आया था वो? यूपीएससी। अतिया में पढ़ा। अतिया में ऐसा कोचिंग वोचिंग नहीं होता, वो रेजिडेंशियल है, मतलब उसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसने अच्छी खासी प्रिपरेशन की 2 साल, उसके बाद वापस आया, जेकेएसएसबी दिया, क्वालिफाई किया सब इंस्पेक्टर। उसके अगले साल जेकेपीएससी दिया, केएस का, रैंक 22 आया था शायद उसको केएस में। तो सब इंस्पेक्टर से सीधा अगले साल क्या बन गया वो? डीएसपी। उसके अगले साल यूपीएससी दिया, रैंक 88, अभी आईपीएस है, सीधा एसपी 2 साल में, सब इंस्पेक्टर से एसपी। ये तब पॉसिबल है जब तैयारी होती है। अब क्या लगता है भाई, उसने तैयारी की नहीं थी पहले और वो सीधा एसएसबी देने गया? ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो एसएसबी भी क्वालिफाई करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं, उसमें उनका बड़ा अच्छा लेवल होता है। फिर दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आप जाके चेक करो, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जेकेपीएससी का आया, असिस्टेंट डायरेक्टर जो अभी चल रहा है आपका, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार जब आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी फ्रॉम सिविल सर्विस बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ देम, टेक इट फ्रॉम मी। Why? Because there are thousands of students that are looking for opportunities that have failed in UPSC, failed in KS, now looking for नायब तहसीलदार। उनके साथ बैठना है। तो एसएसबी में भी आपका चांस तब अच्छा होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, कम से कम 1.5 साल की। 1.5 साल तक कुछ नहीं, प्लान नहीं होता है, उसके बाद प्लान्स बनाओ। पहले आर्मी रेडी करो, ठीक है? और कुछ ऑप्शनल आपको तब से शुरू करना है, मान लीजिए, डिपेंड करता है पहले ऑप्शनल कौन सा है आपका, क्या डिसाइड किया आपने? हाँ, तो दोनों लगभग 6-7 महीने के ऑप्शनल्स है, 7 months ऑफ स्टडी। तो इफ़ यू, आपने कुछ प्रिपरेशन की अभी शुरू नहीं? अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ऑप्शन अगले साल करना है आपको, अभी नहीं कर सकते। अगले साल ऑप्शनल पढ़ोगे, 7-8 महीना ऑप्शनल को दोगे, 27 में एग्जाम दोगे आप। बाय डिसम्बर नेक्स्ट ईयर, ध्यान से सुनो, डिसम्बर ऑफ 2026 योर ऑप्शनल शुड बी डन। समझा? जनवरी से ऑप्शनल नहीं हो सकता। 27 में एग्जाम देना है तो 26 के दिसंबर तक खत्म होना चाहिए, और अगर 26 के दिसंबर तक खत्म होना चाहिए तो उससे 8 महीना पहले शुरू करना है। समझा? उस हिसाब से। देखो, ये जर्नी ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए होगी
जो मैं कह रहा था आपको, जिनका फोकस कुछ और है, जिनका उनको लगता है कि भाई उनका अप्रोच ये है कि सिविल सर्विसेज में मेमोराइजेशन करना है, सिविल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, सिविल सर्विसेज में मुझे फ्लुएंसी आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे उनका फोकस है, वो ये सब। आपको रियल एसेंस समझना है। मेन चीज़ जहाँ पर काम करनी है इज़ नॉट लैंग्वेज, इज़ नॉट कम्युनिकेशन, वो तो आएगा ही। मेन चीज़ है रेजिलियंस, पर्सनैलिटी में वो संजीदगी, वो फाइटर्स एटीट्यूड। डिस्पाइट फेलियर आई वुड कीप ऑन गिविंग टेस्ट्स, आंसर्स खराब हो रहे हैं आई विल कीप ऑन ट्राइंग। कंसिस्टेंसी 10-10 घंटा, चाहे मैं बीमार हूं चाहे मैं कहीं भी गया हूं, 10 घंटा रोजाना देने, ये चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। फोकस फिर बाद में आपका भटक जाता है बच्चा, ठीक है ना। और इसमें 3R फॉर्मूला फॉलो करना है, दैट इज रीड, रिवाइज, रिकॉल। ये 3 चीजें। आज पढ़ा, उसके बाद उसको क्या किया, रिवाइज, आंखें बंद करके रिकॉल किया, एक्टिव रिकॉल। बिकॉज ये रिकॉल वाला पार्ट आपके न्यूरल नेटवर्क्स काफी स्ट्रांग बनाता है, रीइंफोर्स करता है आपके कनेक्शंस को दिमाग के, ज्यादा देर तक याद रहता है। ऐसे होता ना, हम क्यों कहते हैं ऊपर वाले को, अल्लाह को याद करते रहो, है ना, जिक्र करते रहो। तो जिक्र कैसे होती है, ऐसे जिक्र ऐसे होती है ना, रिकॉल, रिमेंबर हिम। तो ही सेज रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू। तो रिमेंबरेंस इज दिस ओनली। आंखें बंद करते हैं, यू रिमेंबर दैट, यू रिमेंबर डेथ, यू रिमेंबर लाइफ आफ्टर डेथ, यू रिमेंबर योर मिस्टेक्स, यू रिमेंबर कि आपने क्या गलत काम किए हैं, उस पर आप माफ़ी मांगते हो, यू रिमेंबर योर गॉड, और आपको कल को उससे मिलना है। ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हो तो ईमान ताज़ा होता है, ऐसे ही कंटेंट भी ताज़ा होगा। तो उसके रिकॉल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखो इसमें बैलेंस अप करना, प्राइवेट लाइफ जो है आपकी, पर्सनल लाइफ, उसमें जो मेन चीज़ है वो आपके होने चाहिए आपके माँ बाप। टेक सम टाइम फॉर देम। आपकी हेल्थ, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ। ईट गुड फूड एंड हैव अ 7 आवर डीप स्लीप, 7 घंटे की सॉलिड स्लीप। उसके बाद गेट सम टाइम आउट फॉर योर एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें करना अपने लिए पर्सनल। बाकी दोस्तियाँ वोस्तियाँ आर ऑफ नो यूज इस प्रिपरेशन में, ठीक है ना। लिमिट दैट, लिमिट सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस कम करो। आपको अपने माँ बाप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और ये वर्जिश वगैरह के लिए, प्रेयर्स के लिए थोड़ा टाइम निकालो। 6-7 घंटे सफिशिएंट फॉर देम। बाकी का 10 घंटा है आपके पास, उसमें इल्म हासिल करो जितना हो सके उतना। बी लाइक अ स्पॉन्ज, जो पानी जज्ब करता है वो अंदर से ही बदलने लगेगा। फिर ये चीज़ें बदलाव लाती है। इंशाल्लाह कल हम अपना पहला सेशन करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो कल मैं अब सब्जेक्ट शुरू करूंगा। क्लास वुड बी फुल, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर क्लास लेट्स सपोज 9 बजे है, 15 मिनट पहले आ जाना, सीट वगैरह ले लेना अपनी, ठीक है। तो अब मैं इकोनॉमिक्स के अंदर जाऊंगा और फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। और कल का लेक्चर, आधा लेक्चर सिर्फ इकोनॉमिक्स का एनालिसिस होगा। अभी मैंने पूरे एग्जाम का एनालिसिस दिया, फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपना अपना टीचर अपना अपना एनालिसिस देगा। तो कल इकोनॉमिक्स का एनालिसिस होगा। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स को डील कैसे करना है। समझ रहा आपको, उसमें प्री में क्या है, मेंस में क्या है, कैसे सवाल आते हैं, कहां पर सवाल आता है, वो सब हमें कल देखना है। और कल एक हैंड आउट आपको मिलेगा जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स का एनालिसिस होगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत एनालिसिस खत्म, फिर पहला लेक्चर कल ही शुरू होगा। समझा? चलिए, ऑल द बेस्ट।